नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, हिंदी के दोनों प्रश्न पत्र है, इनकी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। प्रथम प्रश्न पत्र है, इसकी उत्तरमाला लेकर मैं उपस्थित हूँ। प्रयास ये किया गया है कि जितने भी प्रश्न है उसमें अधिकाधिक जो संदर्भ है वो भी मैं आपको बता सकूँ कि कहाँ से प्रश्न बने। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको ये ध्यान पड़ेगा कि जो उत्तर जो मैं अगर सही मान रहा हूँ तो वाकई सही है या गलत है, उसके बारे में आपको विश्वास बने। दूसरा, अगर भविष्य में जो विद्यार्थी, नए विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पूर्व प्रतियोगी प्रश्नों को देखने की इच्छा रखते हैं वो, अथवा इस भर्ती के अंदर अगर जो विद्यार्थी आगामी परीक्षाओं में भी बैठेंगे तो उनको भी ये ध्यान पड़ेगा कि किन किन पुस्तकों से किस किस प्रकार प्रश्न है वो प्रश्न बनते हैं। साथियों, इसमें जितना हो सके उतना संदर्भ है वो संदर्भ देने का प्रयास किया गया है। शुरुआत में व्याकरण के प्रश्न है, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, तो प्रयास करेंगे कि इनको फटाफट करके हम आगे जो प्रश्न कठिन आएंगे वहां पर अपना ठहराव देंगे। साथियों, प्रश्न पत्र किस प्रकार का था, कितना जटिल था, साथियों स्तर कितना है पहले की भर्ती और उसमें तुलनात्मक अध्ययन है वो बीच बीच में हम करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं, किस विकल्प में ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं ऊ नी, ई विकल्प, ई जो उपसर्ग है, ये जो प्रत्यय है वो प्रत्यय आ रहा है बुद्धिमानी, ई आ रहा स्वतः बुद्धिमान धन ई। चांदनी के अंदर चांदन धन ई एक अच्छा शब्द स्वतः ही ध्यान पड़ रहा है अपने को, चांद धन नी होता है तो ये विकल्प अलग निकल जाएगा, तो चांदनी है। इसके अंदर नी जो नी है वो नी प्रत्यय है। आगे, किस विकल्प के सभी संधि विच्छेद सही नहीं है। प्रतिदनस्ता है, संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इन नई शब्द पर विशेष दृष्टि डालिए। कहा परिधन छेद है, ये गलत है क्योंकि परिधन छेद होता है। तो यहाँ पर ये मुझे लगता है ये ऐसे प्रश्न है जिसमें आपको कोई मुझे सभी पुस्तकों में मिल जाएंगे, इसके लिए कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता मुझे लग नहीं रहा है। जैसे ही 20 22 23 प्रश्न व्याकरण के बाद में प्रारंभ होंगे तो तब से ही आपको जो प्रमाण में मिल जाएंगे कहाँ से प्रश्न बने हैं। सदन शास्त्र सही है, महदन छत्र है, महछत्र। आगे देखिएगा, स्वर संधि से निर्मित शब्द है, आच्छादन नहीं है, सदादन नहीं है, सतधन आनंद, बूझधन अन्न, निधन ऊन, ये शब्द सीधा सीधा निकल रहा है, निधन ऊन, तो इसके अंदर स्वर संधि है। तो विकल्प 4 एक बार वापस देख लेते हैं, काफी बार त्रुटियां हो जाती है विकल्प को चयन करने पर। इसमें चांदनी सही हो गया, इसमें परिधन छेद हो गया साथियों, इसमें निधन ऊन हो जाएगा। द्विगु समाज से निर्मित शब्द नहीं, द्विगु समाज के संदर्भ में आप भली भांति परिचित है। प्रथम जो प्रारंभ होता है वो इसमें संख्यात्मक शब्द से होता है। पंसेरी, पंसेरी यानी 5, सतनजा, सतनजा अर्थात सतनजा यानी 7 अनाज। त्रिलोक्यन 3 लोग 43, 43 में भी ऐसा लगता है संख्यावाचक का, पर 40 और 3 43, तो इस प्रकार इसमें द्वंद्व समास हो जाता है, तो ये एक अलग विकल्प निकल जाता है, इसमें है द्वंद्व समास। इसमें जो विकल्प हो जाता है साथियों वो हो जाता है द्वंद्व समास का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5, आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। आरंभ, आ उपसर्ग से निर्मित है। आधनकाश, आधुनिक, आधुनिक कोई शब्द होता नहीं, अधुना, तो इसमें मूल शब्द होता है अधुना, तो यहाँ पर ये अलग विकल्प निकल जाएगा। आधनकार, तो यहाँ पर आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। शब्दों को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, जब भी आप प्रश्न पत्र हल करें, जो वाक्य है उसके अंत में जो शब्द संगत, असंगत, सत्य, असत्य, सही नहीं, सही गलत, उपयुक्त अनुपयुक्त इत्यादि पर भली भांति आप विचार करके आगे बढ़े। शुद्ध शब्द कौन सा, दुष्कर है, ये गलत है क्योंकि ये दुष्कर इस प्रकार लिखा जाएगा, पश्चाताप में यहाँ पर आएगा निरावलंब, ये शब्द है, ऐसा लगता है जैसे निरावलंब, निरवलंबन, तो उसमें वह आता है, जबकि इसमें निर्धन आलंब, बिना सहारा, निर्धन आलंब, आलंब, तो ये शब्द मिलता है फिर निरावलंब। यशगान शब्द सही नहीं है, यशोगान होता है, ठीक है। अनुत्तरित प्रश्न का जो आपको चयन करना पड़ता है वहां पर, तो इसके लिए होगा निरावलंब, निरालंब। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन की, इसी बहाने से हमें दर्शन हो गए, इसी बहाने हमें आपके दर्शन हो गए, इस प्रकार इसको सही रूप में मान सकते हैं। नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया, साधुओं में बांट दिया। उसने मुझे खाने को बुलाया, मुझे खाने को यानी कोई व्यक्ति का भक्षण करने के लिए तो बुलाया जा नहीं सकता, तो खाने के लिए बुलाया, तो ये भी इसमें भी त्रुटि है। बड़ी बहन ने उनका माँ की तरह लालन पालन किया, तो ये सही जो वाक्य है मुझे नजर आ रहा, बड़ी बहन ने उनका माँ की तरह लालन पालन किया, बड़ी बहन ने उनका माँ की तरह लालन पालन किया, ये एक ठीक विकल्प मुझे जान पड़ रहा है। आगे देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। राजा जातिवाचक होता है, इसे राज्य। सजाना
क्रिया है चलना, क्रिया है धैर्य, विशेषण है। तो इसमें जो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है वो राज्य है, वो राज्य सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? तुम लोग अभी कहाँ सर्वनाम का प्रयोग है? भला आपने इस शांति को कुछ उपाय किए तो सर्वनाम का प्रयोग हुआ। आप भला तो जग भला निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। जितने चादर देखो उतना पैर फैलाओ, जितनी चादर उतना पैर, यहाँ पर सर्वनाम विशेषण का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है इसका प्रयोग यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है वो प्रयुक्त हुआ है। तो विकल्प 4 है वो अलग निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 10, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। मेरा भाई यहाँ आएगा, एक पूरा वाक्य। मैं ही उसके पास जाऊंगा, एक पूरा वाक्य। तो ये उदाहरण अपने आप में मिश्र वाक्य का नहीं है। जो मनुष्य धनवान होता है उसे सब एक आश्रित एक सरल वाक्य होता है। इसमें जब सवेरा हो तब हम बाहर जाएंगे, इस मेले में मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो तीनों मिश्र वाक्य है और ये जो वाक्य संख्या 1 है ये मिश्र वाक्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई। सुनाया क्या गया है? कहानी। तो कहानी सुनाई गई इस दृष्टि से अकर्मक क्रिया नहीं हो सकती, नाम धातु अव्यय में प्रयुक्त होती। संयुक्त क्रिया का यहाँ किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं दिखाई देता है। तो बचती है प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि पिता ने सुनाई है किसको? लड़के को। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है वो सही निकलता है। तो विकल्प 4 आप कर लीजिए इसको। किस विकल्प में सभी परिमाणवाचक, परिमाण यानी तोलने से संबंधित, तो अत्यंत, लगभग और अधिक। कम, निकट, अवश्य इसमें अवश्य नहीं होगा। बराबर, निरंतर ये भी नहीं है। तत्काल, बहुधा नहीं है। तो अत्यंत, लगभग, अत्यंत थोड़ा सा, अत्यंत कम, अत्यंत ज्यादा, ये लगभग थोड़ा या अधिक मात्रा में। तो कुल मिला के ये तीनों है। जो विकल्प 4 है इसमें परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है वो हमें नजर आ रहे हैं। इसको आप सही कर लीजिए। इनमें से किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग है वो नहीं हुआ है? संबंध सूचक अव्यय है इनका प्रयोग है वो प्रयोग नहीं हुआ है। नौकर मालिक के संबंध सूचक अव्यय, वह काम पहले करना चाहिए, गाड़ी समय से पहले आई, और रात भर जागना अच्छा नहीं होता। रात भर जागना अच्छा नहीं होता समय से पहले। तो यहाँ पर भी संबंध सूचक रात भर जागना, यहाँ पर भी संबंध सूचक ये भी सही है, ये भी सही है। वह काम पहले करना चाहिए, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा है। तो संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग है वो प्रयोग नहीं हुआ। नौकर मालिक के यहाँ, तो इस दृष्टिकोण से ये सही है, वह काम पहले करना चाहिए। तो यहाँ क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ, पहले करना है, पहले करना भी कौन सा है? पहले। तो यहाँ क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा है। गाड़ी समय से पहले, कर संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त हो, बाद में जो अव्यय ये प्रयुक्त होते हैं फिर अन्य वाक्य से संबंध स्थापित करते हैं। तो यह है संबंध सूचक अव्यय। तो यहाँ पर वह काम पहले करना चाहिए अलग से निकल रहा है। ये चांदी खोटी सी लगती, खोटी, अच्छा, बुरा इत्यादि के बारे में, गुण दोष के बारे में बताने वाला गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर 14वें के अंदर क्या हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर खोटी सी किस विशेषण का उदाहरण? गुणवाचक। शब्दार्थ सहितम काव्य। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये व्याकरण के प्रश्न थे, मुझे लगा नहीं इस पर बहुत ज्यादा गहराई भी लगी नहीं, इसलिए अब हम विचार करेंगे बहुत धैर्य पूर्वक। शब्दार्थ सहित काव्य और बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, और लगभग तमाम जितने भी गाइड आपके पास में किसी में भी आप इसको ढूंढोगे तो आप मिल जाएगा। आचार्य भामा की यह प्रसिद्ध परिभाषा है। साहित्य सामंजस्य और हित सहित का भाव इसमें निहित होता है, और ये परिभाषा बेहद प्रसिद्ध परिभाषा है। आप चाहो तो भागीरथ मिश्र की जो पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 9 पर भी आपको यहाँ पर काव्य शास्त्र नाम की पुस्तक है इनकी, उसमें पृष्ठ संख्या 9 पर देख सकते हो। चाहे सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त की पुस्तक है भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास, भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उनका संक्षिप्त अध्ययन है, उस नाम से पुस्तक है। इसमें 159 जो क्रमांक है उस पर ये बताया गया है। नहीं, ये तो साथियों अगले का है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके लिए कोई संदर्भ की मुझे लगता नहीं आवश्यकता। आचार्य भामा है, सीधा सीधा है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य मंमट ने काव्य लक्षणों में किसे परिणित नहीं किया है? तो साथियों अदोषों का, तद दोषों का समावेश है उसमें, गुण युक्तता यानी सगुणों का समावेश है, यथा संभव अलंकार युक्तता, वक्रोक्ति में व्यापार युक्त बंधन। अगर तीसरे और चौथे विकल्प में अगर निकटता होती तो अपने को फिर भी द्वंद्व की स्थिति होती, परंतु यहाँ पर चौथा विकल्प बिल्कुल ही अलग कर दिया। कुंतक की परिभाषा है, वक्रोक्ति और व्यापार का संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं, तो ये विकल्प स्वतः ही अलग हो रहा था, ये विकल्प अलग निकल जाएगा। बाकी ये तीनों, बाकी वो कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ भी उन्हें मान्य है, कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ, यानी कभी कभी अलंकार नहीं हो तो भी वो काव्य की श्रेणी में आ सकता है।
तो इसका आशय क्या होगा, जब कभी कभी अलंकार नहीं, इसका मतलब यथासंभव अलंकार, कभी कभी अलंकार नहीं अर्थात यथासंभव अलंकार। और अच्छे से इसको गहराई से देखने के लिए आप भगीरथ मिश्र है उसकी पुस्तक को देख सकते हैं। वहां पर मैं यही लिखूंगा, भगीरथ मिश्र की पुस्तक है काव्य शास्त्र, उसमें पृष्ठ संख्या 9 पर देख सकते हैं। भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त जो अध्ययन नाम से पुस्तक है वो सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त है। संक्षिप्त विवेचन नाम से पुस्तक है। उस पुस्तक का आप जब भी देखें तो मैं भगीरथ मिश्र है, सत्यदेव चौधरी, इस पुस्तक के अंदर भी ये आराम से बहुत अच्छे से दिया हुआ है। 159 क्रमांक है पुस्तक का, वहां पर आप देख सकते हैं। उससे आप और अच्छे से गहराई से इसको समझ पाएंगे। बाकी इसमें ये अलग निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये सीधा सीधा है, हर गाइड हर पुस्तक में आपको कमोबेश ये मिल ही जाएगा। ये भट्टतोत का प्रसिद्ध कथन है। भट्टतोत है जो इनकी जो सत्यदेव चौधरी की पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 14 है। उस पृष्ठ संख्या 14 पर आप देख सकते हो सत्यदेव चौधरी की जो पुस्तक है और शांति स्वरूप गुप्त की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर आप देख सकते हो विद्यार्थियों, इसमें ज्यादा कुछ समझाने योग्य कोई विषय है नहीं मेरे हिसाब से। उनकी पुस्तक के अंदर आप देख सकते हैं और उस पुस्तक के अंदर पृष्ठ संख्या का मैंने लिखा उल्लेख किया है, 14 क्रमांक पृष्ठ संख्या पर आप देख सकते हैं। वैसे ये तमाम जो पुस्तकें हैं गाइड आदि सभी में मिल जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है, इसमें कोई ज्यादा कठिनता है और कठिनता का समावेश नहीं है। तो भट्टतोत आप सही कर लीजिए, काव्य कौतुक इनकी प्रसिद्ध रचना है, उसी में ये उल्लेख किया हुआ। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। गर्म हवा ऊपर उड़ती है, क्योंकि दो वाक्यों का आपस में जोड़ने वाला जो अव्यय होता है वो समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। या, क्योंकि, तथा, और हवा ऊपर उड़ती है क्योंकि वह हल्की होती है, तो ये सीधा सीधा समुच्चय बोधक अव्यय है का प्रयोग हुआ। देर तक सोना संबंध सूचक, नौकर गांव तक संबंध सूचक, प्रवाह उन्हें तालाब जैसा रूप दे देता, तो एक सामान्य स्तर का वाक्य है। तो यहाँ पर विकल्प है, विकल्प एक आप सही कर लीजिए। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, साहित्य की अतिशयोक्ति भी इंद्रधनुषी जीवन के स्थूल अकाल्पनिक और रखे अस्तित्व को मनोरम बना देती है। साहित्य मनुष्य का जीवन नहीं, जीवन की कामनाएं जो अनंत जीवन में पूरी नहीं हो सकी निहित रहती है। साहित्य संबंधी यह अवधारणा। साथ ही इस प्रश्न को लेकर मैंने काफी प्रयास किया था, काफी अनुसंधान किया था, कहीं ना कहीं प्रामाणिक सामग्री मिल जाए। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही बताया गया है, 3-4 जगह अलग अलग साथियों से संवाद भी हुआ है और कुछ मैंने सहारा भी लिया है तकनीकी का इत्यादि का। तो उसमें ये बताया गया है कि साहित्य सहचर से उठाया गया ये संवाद है इनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये है, पर प्रमाण मैं उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा कि कौन से क्रम और कौन से पृष्ठ संख्या पर ये उल्लेखित है। पर फिर भी आप हजारी प्रसाद द्विवेदी मान के आपको इसको चलिए। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि इसका प्रमाण मिलता है संख्या सही, तो आप उसको टीका टिप्पणी में नीचे अवश्य साझा कीजिएगा, ताकि विद्यार्थी को ध्यान पड़े कि काव्य लक्षण का ये प्रश्न यहाँ से उठा। साहित्य सहचर से मैंने देखा था, इधर उधर तो पूछा था, तो किसी एक दो साथी जो अनुसंधान कर रहे हैं उन्होंने साहित्य सहचर का उल्लेख किया है। एक ने हिंदी साहित्य की भूमिका भी देखी है, मैंने पूरी उसको काफी पढ़ भी डाली, पर वो मुझे मिला नहीं है तथ्य। भाई ये जरूर है कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताया गया है। इसका प्रमाण कहाँ से क्या है, जो प्रबुद्ध साथी है जो इस वीडियो व्याख्यान को देख रहे हैं, तो वो नीचे टिप्पणी करके बता सकते हैं, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। सहृदयों के हृदय में वासना रूप में स्थित शाश्वत मनोविकार क्या कहलाते हैं साथियों? तो ये इसके बारे में स्थायी भाव है, इसमें हम सभी परिचित हैं। और ये पंक्ति ऐसे के ऐसे इसी रूप में का की भी नहीं है, परिवर्तित नहीं करके सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त की जो पुस्तक है, मैं केवल सत्य लिखूंगा और पृष्ठ संख्या 50 है, वहां से ये प्रश्न ऐसे कैसे उठा है साथियों, प्रमाण दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र संक्षिप्त विवेचन है, वहां से प्रश्न बना। हालांकि बहुत सरल प्रश्न है, इसलिए कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, सोचने करने की आवश्यकता ज्यादा है नहीं है। आगे देखिएगा, साधारणीकरण का अर्थ है काव्य के भवन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव की सामान्य भूमि पर पहुंच जाना। उक्त मत किसका है साथियों? डॉक्टर नगेंद्र है, उसके हिंदी साहित्य के इतिहास रीति काव्य की भूमिका, इनकी जो पुस्तक है उसमें जब साधारणीकरण का जिक्र करते हैं तो पहली ही पंक्ति है और फिर शकुंतला का उदाहरण देते हुए इसको अच्छे से समझाते हैं। तो साथियों शुक्ल है वो आलंबन और आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं और ये कवि का साधारणीकरण मानते हैं। तो इस दृष्टिकोण से साथियों डॉक्टर नगेंद्र है, और डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है रीति काव्य की भूमिका, उसकी पृष्ठ संख्या है 46। रीति काव्य की भूमिका वहां आप देख सकते हैं, रीति काव्य है उसकी भूमिका है और पृष्ठ संख्या 46 है। वहां से पहले ही पंक्ति साधारणीकरण का जब प्रारंभ करते हैं तो वहां ये
पंक्ति मिल जाएगी आपको। आगे देखिएगा, आचार्य मम्मट द्वारा विवेचित काव्य रचना के विभिन्न प्रयोजनों में सद्य पर निवृत्ति का अर्थ क्या है? तो साथियों सकल मूलीभूत प्रयोजन है और इसको माना जाता है तत्काल आनंद अनुभूति। ये स्पष्ट है, तत्काल कष्ट निवारण अलग है, शिवते रक्षिता है, व्यवहार ज्ञान अलग आ जाता है, सरक मनमोहन शिक्षा ऐसा कोई शब्द का उसमें उल्लेख नहीं है। सीधा सीधा तत्काल आनंदा अनुभूति है, जिसको सकल मौलिकभूत प्रयोजन भी कहते हैं। और इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त हिंदी साहित्य का अपने भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन, और ये पुस्तक में पृष्ठ संख्या है 21 पृष्ठ संख्या है, सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त की पुस्तक है। ये प्रमाण है साथियों, उसमें जाके आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से इसको समझाया भी गया है। सद्य परिनिवृत्ति तत्काल आनंद की अनुभूति, जिस ध्वनि में वाचार द्वारा वक्ता के कथन का तात्पर्य ज्ञात नहीं होता, अज्ञात अविवक्षित ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, इसके नाम में ही इसका स्पष्ट उल्लेख है। अगर आप ध्वनि के विभिन्न जो वर्गीकरण उसके बारे में जानना चाहते हो बहुत अच्छे से प्रामाणिक रूप से, तो आप भारतीय ये जो भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र की पुस्तक है काव्य शास्त्र, उसमें स्पष्ट रूप से ये दिया हुआ, तो वहां आप पढ़ सकते हो। और उनकी पुस्तक में जो पृष्ठ संख्या 227 के लगभग हो सकता है, थोड़ा सा अंतर, 227 भगीरथ मिश्र, वहां आप देख सकते हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र, जिसमें काव्य शास्त्र नाम से इनकी पुस्तक है, काव्य शास्त्र, उसके अंदर स्पष्ट रूप से ये तथ्य दिया गया। मैं चाहता तो चित्र आदि भी लगा सकता था, पर उसमें काफी समय का निवेश हो जाता। बराबर जो जुड़े हुए साथी उनके फोन आदि आ रहे थे कि सर उत्तर कुंजी जारी करो। आदि तमाम प्रश्न है, आप जो विद्यार्थी जुड़े हुए बता सकते हैं। लगभग टेस्ट सीरीज में अधिकांश प्रश्न है वो समाविष्ट हो गए थे, और जो कोर्स से जो जुड़े हुए विद्यार्थी उनको भी नोट्स के अंदर ये पूरी सामग्री या अध्ययन के दौरान ये सामग्री उनको देखने को मिली होगी। तमाम प्रश्न, कुछ एक प्रश्न है, बाकी जो चयन से मतलब बहुत अच्छे अंक अर्जित होके टॉपर जितने अंक की सामग्री मैंने उपलब्ध कराई थी, ये प्रश्न भी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा खंगालने पर। वो उसका प्रमाण भी मैं बाद में दूंगा, उसमें समय आराम से ठहर के कौन कौन सा प्रश्न है वो पाठ्य सामग्री से मिला। सभी अर्थालंकारों को समाविष्ट करने वाली वक्रता है, तो ध्यान दीजिए वाक्य वक्रता है जिसमें सभी प्रकार के जो अर्थालंकार है उसका समावेश हो जाता है। सत्यदेव चौधरी एवं शांति स्वरूप गुप्त की पुस्तक है, उसमें पृष्ठ संख्या मैं 100 लिख रहा हूं, और इनकी पुस्तक में 139 क्रम संख्या पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है, अर्थालंकारों का समावेश हो जाता है और वाक्य वक्रता इसका उत्तर है। आगे देखिएगा साथियों, ध्वनि का वह भेद जिसमें वाचार से व्यंग्यार्थ की प्रतीति इतनी तत्परता से होती है कि पता ही नहीं चलता, पूर्वोपर संबंध की जानकारी नहीं होती, ठहराव नहीं होता, तत्काल हम वहां पहुंच जाते हैं। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, और जब उसमें वाचार से व्यंग्यार्थ पहुंचते हैं तो एक सीढ़ी होती है, पहले सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, फिर पहुंचते हैं, तो संलक्ष्य क्रम, एक लक्ष्य पर देखते करते हैं और फिर हम पहुंचते हैं, तो वो होती है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। जब हमें ज्ञात नहीं हो पाता है और पूर्वोपर संबंध के बारे में भी जानकारी नहीं हो पाती है, तो वो है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो इसमें विकल्प संख्या 2 आप कर लीजिए, और इसको चाहे तो आप यहीं पर ही भगीरथ मिश्र की जो काव्य शास्त्र पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 230 पर देख सकते हैं। भगीरथ मिश्र की पृष्ठ जो पुस्तक है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र है, 230 पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। रस निष्पत्ति के संबंधित शंकुक है। शंकु उत्पत्तिवाद किसका है साथियों? ये भट्ट जो लोलट है उनके साथ संबंधित है, और अनुमतिवाद शंकुक का है, और शंकुक और भुक्तिवाद है ये अपने भट्ट नायक, जो साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम अवधारणा व्यक्त करते हैं, और ये है अभिनव गुप्त, और ये है लोलट महोदय, भट्ट लोलट महोदय है वो करते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अनुमितिवाद। तो प्रश्न संख्या 26 है, उसका आप अनुमितिवाद कर लीजिए। साथियों बोलने में आप ध्यान दीजिएगा, प्रयास मेरा अधिक से अधिक किया ये रहा है कि मैं सावधानी पूर्वक है वो उत्तर का चिन्ह भी लगाऊं ताकि कोई त्रुटि नहीं हो जाए। काफी बार ऐसा हो जाता है बोल क्या रहे हैं और इधर विकल्प में चिन्ह अलग लग जाता है। उपमा अलंकार के संबंध में असंगत है, उपमा अलंकार के संदर्भ में क्या असंगत, इसमें चमत्कार पूर्ण सादृश्य का कथन होना चाहिए, चमत्कार रहता है इसमें। जिस पदार्थ का साम्य, जिस भी पदार्थ का, जैसे मुख का साम्य चंद्रमा से, मुख चंद्रमा के समान, तो जिस पदार्थ का साम्य यानी मुख का साम्य स्थापित किया जा रहा है,
अन्य पदार्थ के साथ स्थापित किया जाता है तो उसे उपमान कहा जाता है। ये गलत है, क्योंकि उसको क्या कहा जाता है, उपमेय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उपमेय। तो ये विकल्प संख्या 2 स्वतः ही गलत हो जाता है। औपम्य सूचक शब्दों को वाचक भी कहते हैं, समानता स्थापित करने के लिए जो चिन्ह काम में आते हैं, वाचक भी कहते हैं। उपमेय को अल्प गुणशाली तथा उपमान को उत्कृष्ट गुणशाली माना जाता है। लगभग ऐसा रहता है प्रयास, ऐसा संभव है कि उपमेय है उसमें कम गुण रहते हैं, उपमान में सर्वोपरि। मुख को चंद्रमा बना दिया गया। अब चंद्रमा जितना कोई लावण्य थोड़ी होगा, ऐसा तो करके खूब सारे व्यक्तियों को ढूंढ लो, सब चंद्रमा बन जाएंगे। तो चंद्रमा है एक, व्यक्ति है अनेक, तो इसका मतलब है ज्यादा गुणशाली कौन हो गया, चंद्रमा, अर्थात उपमान हो गया, उपमेय हो कम गुणशाली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सामने ये है उपमान की जगह आप इसको उपमेय कर लीजिए। प्रश्न संख्या सादृश्य के कारण उपमान में उपमेय का संशय, संशय से शब्द स्पष्ट पड़ रहा है, संदेह, तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, संदेह अलंकार हो जाएगा। और ये जो बहुत अच्छे से इसको देखना चाहो तो वैसे सामान्य शब्द है, आप चाहो तो भले डॉक्टर वेंकट शर्मा की जो पुस्तक है वहां पर अच्छे से इसको देख सकते हैं, चाहे काव्यांग विवेचन हेतु भारद्वाज जी की, उसमें आपको ये सामग्री अच्छे से मिल जाएगी। इसमें कोई ज्यादा कोई समस्या वाली स्थिति मुझे लगी नहीं। हालांकि अभी तक जो प्रश्न आए हैं बेहद स्तरीय सामान्य स्तर के प्रश्न है, बहुत ज्यादा कठिन इसमें नहीं है। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है वो जरूर थोड़ा सा विद्यार्थियों को मुझे वो ऐसा है जिसको बहुत कम विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, बहुत गहराई से है। वर्ण सगे अलंकार के संदर्भ में असंगत कथन है। वर्ण सगे अलंकार के संदर्भ में असंगत, समान स्वरों की वर्ण सगे उत्तम कोटि की मानी जाती है, बहुत सही कथन है। अल्प प्राण और महाप्राण की वर्ण सगे अधम कोटि की मानी जाती है, ये भी सही है। प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति चरण के अंत में, चरणांत शब्द के अंत में होने उस पर आदि मेल कहा जाता है। चरण के अंत में नहीं होना चाहिए, आदि होना चाहिए। प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति शब्दांत, ये चरणांत के शब्द के आदि में होनी चाहिए, तो यहाँ अंत की जगह क्या आएगा साथियों, आदि होना चाहिए, ये आदि होना चाहिए। आदि में होने पर तो इसके अंदर विकल्प 3 असंगत। प्रथम शब्द के आदि वर्णों की आवृत्ति चरणांत शब्द के मध्य में भी संभव, जिसको मध्य मेल, जिसको आदि मेल, इसको मध्य मेल वर्ण सगाई कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए विकल्प 3 है, स्वतः ही असंगत निकल रहा है। प्रश्न संख्या है ये अपने 29। आगे बढ़िएगा, थोड़ा प्रयास करते हैं कि इसको जल्दी जल्दी समेटें, क्योंकि समझने की बजाय आपको उत्सुकता है प्रश्नों के उत्तर जानने में। अंगीकरोति ये काव्यम शब्दान अलंकृति असुन मन्यते कस्माद उष्णम मलनम कृति। आचार्य मम्मट के अलंकृति पुनः क्वापी का अनलंकृति पुनः कापी का प्रतिवाद करते उक्त जो कथन किस आचार्य कहा, तो ये सर्वोपरि सभी स्थान आपको मिल जाएगा। जयदेव कटाक्ष करते हैं, क्योंकि मम्मट कहते हैं कि अलंकार नहीं भी हो तो उसको काव्य की संज्ञा दी जा सकती है। तब ये कहते हैं कि यदि अलंकार के बिना भी काव्य संभव है तो फिर उष्णता को ही, जो उष्णता के बिना भी अग्नि की कल्पना कर लो, या उष्णता का जो स्वाभाविक धर्म है अग्नि का वो भी उसके बिना ही अग्नि मान लो। तो ऐसा करके कटाक्ष ये करते हुए नजर आते हैं। कस्माद उष्ण मलनम कृति, तो उष्ण को ही आग मान लिया जाए। तो इस दृष्टिकोण से चंद्रालोक है इनकी प्रसिद्ध रचना है जयदेव, उसमें किया था कि अलंकार इनको अत्यंत प्रिय थे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साथियों जयदेव। अंग अंग जारत जरी तीखन ज्वाला जाल सिंधु उठी बड़ वानी ये है नहीं इंदु भव भाल। भाई ये जो सिंधु नदी है इसके अंदर ये अग्नि उठी हुई है, ये बडवानी है, ये समुद्र की आग है, ये नहीं इंदु भव भाल, ये जो भगवान शिव शंकर के ललाट पर उठा हुआ जो कोई इंदु अर्थात ये चंद्रमा नहीं है। दरअसल ये चंद्रमा नहीं है, ये तो क्या है, ये तो अग्नि है, समुद्र से उठ रही है। तो जानबूझ के क्या किया गया है, दिखने में तो चंद्रमा दिख रहा है पर इसको छुपा के किसको बताया गया है, इसमें बताया गया बड़ा बडवानी को बताया गया है। हाँ बडवाग्नि, बडवाग्नि है यहाँ पर, शुद्धि है, बडवाग्नि को बताया गया है। तो सीधा सीधा है साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब छुपाने का प्रयास किया जाता है उपमेय को तो उस दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा यहाँ पर अपहनुति अलंकार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमेय को छुपा कर उपमान का होना कह दिया गया है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अपहनुति अलंकार। बाकी भ्रांति रहती है इसमें, संदेह में संशय रहता है, विभावना में बिना भावना के कार्य होता रहता है। तो ये भी सरल प्रश्न, ज्यादा कठिन नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार का मुख्य लक्षण है संभावना जहां पर होती है वहां पर उत्प्रेक्षा, उपमेय संशय ये नहीं होता, उपमेय निषेध कर उपमान की स्थापना ये भी नहीं है, एक वस्तु पर दूसरे का आरोप है, तो ये गलत है साथियों। ये सब अलग अन्य अलंकारों के गुणधर्म है। तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना हो
तब होता है। तो इस दृष्टिकोण से उत्प्रेक्षा अलंकार का विकल्प 3 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको वेंकट शर्मा की पुस्तक है उसमें प्रश्न संख्या 91 पे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से दिया गया है। वेंकट शर्मा की पुस्तक है, डॉक्टर वेंकट शर्मा, बहुत अच्छी पुस्तक है। वेंकट शर्मा की पुस्तक है 91 पर। और साथियों आप आश्चर्य करेंगे, अलंकार पारिजात जो बहुत लघु पुस्तिका है उसमें भी अनेक प्रश्न है वो आपके प्रश्न पत्र में पूछे गए। उपमेन पर उपमान के निषेध रहित आरोप, ऐसे कैसे पंक्ति है वो वेंकट शर्मा से उठाई गई है। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहाँ से बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रश्न बनते हैं। रस छंद अलंकार तथा अन्य काव्यांग नाम से इनकी पुस्तक है, वेंकट शर्मा की, डॉक्टर वेंकट शर्मा की पुस्तक। आज मैं बता रहा हूँ आपको साथियों की किस किस पुस्तकों से, मूल पुस्तकों से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आप देखिएगा, पुस्तक सूची मैंने कॉलेज सहायक प्रोफेसर के लिए जारी की थी, उसमें ही अगर आपने उन पुस्तकों का अध्ययन किया होगा तो मुझे लगता नहीं कि आपको काठिन्य की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर 91 प्रश्न संख्या पर स्पष्ट लिखा हुआ उपमेय पर उपमान के निषेध रहित आरोप, निषेध रहित और कहा गया कि वो नहीं लगाते तो फिर वो अपहनुति अलंकार में चला जाता है। इसमें निषेध नहीं होना चाहिए, उससे रहित होना चाहिए, तब है साथियों। तो ये कौन सा होगा? रूपक अलंकार। ध्यान दीजिएगा, 85 प्रश्न संख्या 85 वे डॉक्टर वेंकट शर्मा की जो पुस्तक है, डॉक्टर वेंकट शर्मा की जो पुस्तक है रस छंद अलंकार तथा अन्य काव्यांग, उसमें क्रमांक 85 है, उस पर आपको ये देखने को मिलेगा। आगे देखा, अलंकार के संदर्भ में असंगत विकल्प यमक और श्लेष दोनों ही हर बार अर्थ भिन्न होते हैं, ये सत्य है। यमक में 2, श्लेष में 1, यमक में 2 शब्द और दोनों से अलग अलग अर्थ की प्रतीति, श्लेष में 1 और 1 से ही अनेक 2 अर्थ, 1 से अधिक अर्थ। श्लेष में शब्द की आवृत्ति नहीं होती, केवल यमक में होती है, इसलिए वो यमक में हर अर्थ नए शब्द के साथ आवृत्ति कराता है। बिल्कुल सही है। गांव गांव अस हुई आनंदा, गांव गांव में आनंद की प्राप्ति हो रही थी। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी शब्द तो आ रहे हैं पर उसका जो अर्थ है उसके अर्थ में भिन्नता नहीं, गांव गांव में आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये अलंकार पारिजात में आप देख सकते हैं, उदाहरण आपको मिल जाएगा और प्रश्न वहीं से दिया गया है। और अलंकार पारिजात जो नरोत्तम दास स्वामी की है, अलंकार पारिजात, उस पारिजात जो छोटी सी लघु पुस्तिका है उसके पृष्ठ संख्या 14 पर ये स्पष्ट उल्लेख है साथियों, 14 पर स्पष्ट उल्लेख कर रखा है। और काफी प्रश्न बने, बहुत सारे प्रश्न है, वो प्रश्न वहां से बने। मुख मणि मुख मेली ठारी कपी देही, पंक्ति में मुख में रखा मणि को, क्या डाल के? फल डाल के, और फिर उसको थूक दिया। तो अलंकार पारिजात के अंदर ही साथियों 40 क्रमांक है, 40 पर आप देख सकते हो अलंकार पारिजात है लिखा हुआ है। अलंकार पारिजात जो पुस्तक है उसी के अंदर ये संदर्भ है, उसी के अंदर क्रम प्रश्न संख्या 40 पर इसका उल्लेख है। मुख मणि मुख मेली, मणि को फल जान के मुख पर रखा और थूक दिया। ये वानरों के साथ में हुआ, ये भ्रांति के कारण, क्योंकि पूर्ण रूपेण उन्होंने मान लिया था यही सत्य है, पर जब मुंह में मिला, मुंह में रखा, तो फिर उनको ध्यान पड़ी कि ये तो फल नहीं, थूक दिया। तो ये कथन आप वहां से देख सकते हैं, भ्रांतिमान अलंकार का ये उदाहरण। आगे देखिएगा, गीतिका छंद के विषय में असंगत प्रत्येक चरण में 26 मात्रा, 12 और 14 पर नहीं, 14 और 12 पर यति होती है साथियों। सीधा सीधा प्रश्न है, हर बार ये प्रश्न बनते हैं। लघु गुरु आता, मात्रिक समछंद है, कुल मिला के इसमें जो विकल्प संख्या 2 है वो स्वतः ही अलग निकल रही है। इसको आप किसी भी पुस्तक में ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी, चाहे अलंकार पारिजात पढ़ो, चाहे डॉक्टर वेंकट शर्मा की पुस्तक पढ़ो, कहीं से भी आप कर सकते हो। हम केले कूदे हर चीज जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में, ये काफी प्रसिद्ध पंक्तियां है साथियों। और इसके अंदर अपन मात्रा भी गिन सकते हैं, 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गई, पाता पाता उल्ला 15 13 15 13 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 4 6 8 10 11 12 13। इसी प्रकार आप आगे भी क्रम, समय काफी लग जाएगा इसीलिए 15 है 13 15 है 13, ये मिलान करके देखेंगे तो इसमें 15 13 पाता पाता उल्लाला, यानी उल्लाला छंद की प्राप्ति हो रही है। तो इसमें कौन सा छंद है साथियों? उल्लाला छंद। ध्यान दीजिएगा कौन सा छंद है? उल्लाला। अगर इसको हूबहू किसी पुस्तक, मूल पुस्तक से देखना चाहते हैं तो डॉक्टर वेंकट शर्मा की पुस्तक है, उससे ये प्रश्न बना हुआ है। डॉक्टर वेंकट शर्मा की पुस्तक है रस छंद अलंकार एवं अन्य काव्यांग है, उसकी जो पृष्ठ संख्या है वो है 175। वहां से प्रश्न है सीधे सीधे उठाया गया, वहां से भी आप देख सकते हैं ताकि आप सुनिश्चित हो सकते हैं। आनंद रहित, मुख के रहित, मुख के बिना, सकल रस भोगी, अगर मुंह नहीं है और रस का भोग कर लिया, बिन बानी बख्ता बड़ भोगी, बाणी नहीं है और फिर भी बख रहा है। तो कुल मिला के बिना साधन तो है नहीं, फिर भी कार्य हो रहा, बिना भावना के कार्य हो रहा। तो यहाँ पर सीधा सीधा
विभावना अलंकार, इसमें कोई संदर्भ की आवश्यकता है भी नहीं है, सीधा सीधा अलंकार ये दिया हुआ। कुंडलिया छंद के बारे में असंगत विवरण है। बार बार ये प्रश्न बनते हैं कि कॉलेज का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि उसमें बहुत सारे प्रश्न है, तो हर बार ही आने, कुंडलिया है, छप्पई छंद है, 7-8 प्रश्न बनते हैं छंद के, तो आएंगे तो सही। तो कुंडलिया छंद, कुंडलिया किससे बनता है? कंदोरा। आप याद भी कर सकते, कुंडलिया कंदोरा, यानी क यानी कुंडलिया, दो यानी दोहा, कंदोरा, दोहा और रोला के संयोग से, दोहा और रोला। यहाँ पर क्या होना चाहिए? रोला होना चाहिए। तो इस प्रकार असंगत यानी गलत है। तो कुल मिला के यही गलती हो गई। दोहे की 2 पंक्तियां कुंडलिया के प्रथम 2 चरण माने जाते हैं सही। दोहे का प्रथम चरण जिस शब्द से प्रारंभ होता है कुंडलिया के अंत में आता है, बिल्कुल सही है। और इसमें 6 चरण होते हैं, ये भी सही है। तो कुल मिला के इसमें पहला विकल्प है वो असंगत निकल जाएगा। आप किसी भी पुस्तक में इसको ढूंढ सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा, सहज ही द्रष्टव्य है, सहज ही आपको मिल जाएगा। छप्पई के संदर्भ में सही विवरण कौन सा? छप्पई, छप्पई, छ रो, सही विवरण। अब देखिएगा थोड़ा सा अगर इसमें परिवर्तन हुआ, सही विवरण, तो यहाँ पर अपने को संगत यानी सही को ढूंढना है, यानी कि 3 विकल्प गलत मिलेंगे, एक सही मिलेगा। मात्रिक छंद है, बिल्कुल मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है ये। 26 और 28 मात्रा नहीं होगी साथियों, 26-28 नहीं होगी इसमें। छ रोहू, छप्पई को याद करने का तरीका है छ रोहू यानी रोला और उलाला। कुंडलिया को याद करने का तरीका है कंदोरा, दोहा और रोला। ये तरीका आप अपना सकते हैं, और काफी बार भूल जाते हैं विद्यार्थी। अब चूंकि रोले के अंदर 4 चरण होते हैं और उलाला के 2 चरण होते हैं, ठीक है। 24 घंटे रोए लोला, यानी जो रोला है उसमें 24 मात्राएं होती है, उलाला में पाता पाता उलाला 26, 24 और 26 का संयोग होना चाहिए, तो ये भी त्रुटि है, ठीक है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के नहीं होते। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं सर। इसके अंतिम जो उलाला के चरण कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो कुल मिला के जो विकल्प संख्या 1 है वो स्वतः ही इसका अलग निकल रहा है कि मात्रिक छंद ही है, बाकी सब त्रुटि युक्त है, जिसको हमने सही कर लिया। ये भी आप किसी भी पुस्तक में ढूंढने के तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। चौपाई छंद का लक्षण नहीं, 4 चरण होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ये भी सत्य है। तुक दूसरे चरण के चौथे चरण में मिलते हैं। आप देखिएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक बचाकर, रामदूत अतुल विद्यामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पहला दूसरा तीसरा चौथे की तुकबंदी हो रही थी, ये गलत है। प्रत्येक चरण के अंदर में जगण और तगण का प्रयोग है, वर्जित होता है। तगण और जगण है, इसका प्रयोग है। ये माता राजभाग सगाल से आप रखे देख सकते हैं। अब चाहो कि भाई ये कहाँ पर है, तो काव्यांग विवेचन, काव्यांग विवेचन है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ये निषेध होता है, और इसका आप देख सकते हैं। हेतु भारद्वाज की प्रसिद्ध पुस्तक है काव्यांग विवेचन, उसके पृष्ठ संख्या 9 पर आपको मिल जाएगा। ये जगण और तगण है, उसका प्रयोग है, वो प्रयोग वर्जित होता है। काव्यांग विवेचन हेतु भारद्वाज, तो इसमें तुक है, इसका तुक का जो विकल्प है वो असंगत है, वो असंगत निकलेगा। आगे देखिएगा, गिरि हिमालय के उपकल में कपिल वस्तु की पूरी अर्थ अति रम्य थी, वह प्रसिद्ध में धन अन्नदा सुभंग शासन भूषित भूमि थी। काव्यांश में कौन सा छंद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है। द्रुत विलंबित नभो भरो, नगण भगण नभो भरो, नगण भगण भगण और रगण। आप देखिएगा, गिनोगे तो आपको मिल जाएगा। अपन ज्यादा समय इसमें नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अपनी बाध्यता है इसको जल्दी से निवृत्त करने की। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? द्रुत विलंबित नभो भरो नाम से इसको याद करने का एक तरीका है, नभो भरो। आगे देखिएगा, अकबर समन अथा तह डूबा हिंदू तुरुक, मेवाड़ोत्तीर्ण महापोयण फूल प्रताप से उपयुक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? एक बार छंद लगा के देख लेते हैं साथियों। 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1। ध्यान दीजिएगा, चंद्र बिंदु आता है तब एक ही मात्रा गिनी जाती है, 2 2। अब ये इधर संयुक्त तो इधर 2 2 1 1 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11 13 11 13। दोहा 13 ना जग, दोहे का जग बिल्कुल उल्टा आ रहा है, ठीक है। मेवाड़ा 1 2 2, 1 1 2 1, ठीक है। 1 3 5 6 7 8 9, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 6 7 8 10 और 11, ये 11 होगा। इसी प्रकार इनको भी गिन के देखिएगा, ये 13 11 13 11 13 की आवृत्ति हो रही है, सोल्टा है। और साथ ही साथ पहले और तीसरे चरण के अंदर इसमें साम्यता दिखाई दे रही है, तुकबंदी हो रही थी। यहाँ पर कौन सा छंद होगा? सोल्टा छंद होगा। और
इसके प्रमाण के लिए आप अलंकार पारिजात है, कितने अच्छे देखो साथियों, मतलब बिल्कुल छोटी सी पुस्तक, कल्पना ही नहीं कर सकते इसमें मिल जा सकता है क्या। अलंकार पारिजात है, उसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। फोटो में नहीं दे पाया, पहले मेरा विचार था इसको प्रामाणिक बनाने के चक्कर में ही काफी समय लग गया था। प्रश्न संख्या 170 पर आप देख सकते हैं, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ 170 पर सोरठा छंद। इसकी चित्र देने का भी मानस था सभी प्रश्नों का, पर उसमें फिर समय बहुत ज्यादा लग जाता, तकनीकी उसमें पीपीटी आदि बनाना काफी निवेश होता। तो अलंकार पारिजात 170 पर आप देख सकते हैं। हरि गीतिका छंद के विषय में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, बिल्कुल सही है। अंत में लघु गुरु होता है 12 और 16। गीतिका और हरि गीतिका एक ही प्रकार का प्रश्न दिया, 14 है और 12 होती है, उसमें 12-14 लिख दिया था, इसमें भी ऐसा ही उल्टा लिख दिया, इसमें भी 16 है और 12 होती है। गीतिका में 14 है, 12 होती है। गीतिका के चरण में 2 मात्राएं जोड़ने से हरि गीतिका छंद बनता है, बिल्कुल सही है। तो विकल्प संख्या 3 है, वो 3 स्वतः ही अलग निकल जाएगा। 16 12 और 16 पर यति होती है, ये असंगत है, और ये आपको सभी जगह ये प्रश्न है वो प्रश्न मिल जाएगा। ये हो गया, ठीक है साथियों। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। मंदाक्रांता छंद के मैं भी नत तू होगा, ऐसा याद किया था मैंने। मैं भी नत तू गोगा, गो यानी गोगा यानी गुरु, गुरु मैं भी नत तू गोगा, ऐसा याद किया था। मैं भी नत तू गोगा, सीधा हो गया साथी। मगण फगण नगण तगण तगण गुरु, गुरु यानी 2 गुरु, ये हो जाएगा। ये भी आपको किसी भी पुस्तक में आप देखेंगे, तो अलंकार पारिजात में देखना चाहो तो प्रश्न संख्या 175 है। अलंकार पारिजात में आप देख सकते हैं 175 है, और अलंकार पारिजात नरोत्तम दास स्वामी की है, उसमें देखना चाहे। और इसी प्रकार इसको भी देखना चाहे तो आप 168 प्रश्न संख्या पर है, मुझे लगता नहीं इनकी कोई आवश्यकता होगी। अब आते हैं हम साथियों, अनुकरण के संदर्भ में प्लेटो का कौन सा कथन है वो सत्य है, सही कथन है। सही का चयन करना है, 3 गलत निकालने और 1 सही करना। प्रत्येक जगत यथार्थ है और ईश्वर उसका सृष्टा है, सही कथन है। प्रत्येक जगत है वास्तव में यथार्थ, वही सत्य है, और ईश्वर उसका निर्माण करता है, ये कथन एकदम सही है। सही का मतलब हो गया कि सही है, संगत कथन, ठीक। वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण है, वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण, ये भी सही है। कला जगत वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण है, कलाकार उसका अनुकर्ता है, ये भी सही है। तीनों विकल्प सही है, सत्य है। चूंकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया, अतः सत्य है। अतः सत्य नहीं होकर ये क्या है, असत्य है, यानी इसको अस्वीकार्य करते हैं कौन, प्लेटो। कुल मिला के ये प्रश्न है, प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है साथियों। यहाँ पर आना चाहिए था असत्य, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, असत्य। और जब यहाँ पर असत्य आता तो फिर ये विकल्प अपने सही बनता, कौन सा, ये वाला विकल्प है, ये वाला विकल्प सही बनता। तो ये प्रश्न है वो क्या होगा साथियों, डिलीट होगा। ये प्रश्न 100% है वो डिलीट होगा, क्योंकि ये प्रश्न है वो त्रुटिपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, पूर्ण रूपेण त्रुटिपूर्ण। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ असत्य आना चाहिए था, और यहाँ पर फिर यहाँ पर असत्य आता, तब जाके क्या होता साथियों, ये प्रश्न अपने आप ही सही होता है, फिर ये विकल्प सही निकलता है। तो इसमें बहुत ज्यादा अपन छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा तो फिर दिक्कत हो सकती है समझने में। ध्यान दीजिएगा, इसमें चारों विकल्प है, उसमें से चारों में से 3 विकल्प तो सही निकल रहे हैं, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य। अब 3 विकल्प सही निकल रहे हैं, चौथा असत्य निकल रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पर लिपिकीय त्रुटि के कारण ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण बना है। और अपनी जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें लगभग ये प्रश्न है, ऐसे काफी आपको प्रश्न है मिल जाएंगे। प्लेटो की साहित्य संबंधी मान्यताओं के अनुसार असंगत कथन है साथ ही, बाह्य जगत की वस्तु की अनुकृति साहित्य रचना के मूल में है, सही है। साहित्य से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है, उससे उसे एक अनिर्वचनीय सुख की अनुभूति है, ये भी सही लग रहा है। साहित्य की प्रक्रिया बौद्धिक होती है, भावनात्मक नहीं होती। अब साथियों, साहित्य पर आक्षेप लगाने का सबसे बड़ा कारण ही यही था, इसकी जो प्रक्रिया है वो बौद्धिक नहीं होती, भावनात्मक होती है। संवेग उसमें रहते हैं जो कि व्यक्ति को वासना की ओर आकर्षित करते हैं और श्रेय सागर के अंदर गिरा देते हैं, इसी कारण से आक्षेप लगे था। तो यहाँ पर तर्क और बुद्धि नहीं होकर भावना है, इस वजह से असंगत कथन यह निकल रहा। साहित्य हमारी चेतन वृत्ति और सद असद विवेक को नहीं जगाता, बल्कि वो उसके विपरीत आत्म विस्मृत कर देता, तो ये भी सही कथन है। तो आप चाहे तो अगर इसको देखना चाहें साथियों कि प्लेटो के संदर्भ में है, तो देवेंद्र नाथ शर्मा की जो पुस्तक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, बाकी आपकी जो नोट्स है मैंने उपलब्ध कराए, उसमें सभी प्रश्न आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 से 14 के बीच में आपको मिलेंगे, अलग अलग जगह घूमना पड़ेगा, वहां पर आपको मिलेगा। आगे देखिए, कौन सा विकल्प प्लेटो की काव्य संबंधी मान्यताओं के विरुद्ध है।
प्लेटो के अनुसार हमारा उत्तम अंश तर्क का अनुसरण करता है। तर्कहीन भावनात्मक संवेग हमारे कष्टों से उद्वेलित होकर शोक दुख आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। सही है। कविता अपनी शक्ति से अनैतिकता का चित्रण कर हमें संवेगों और वासनाओं को जागृत करके हमें कभी आघात नहीं पहुंचाती, आघात पहुंचाती हमें क्या करती है साथियों, आघात है वो आघात पहुंचाती है। तो ये विकल्प है वो विकल्प जो प्लेटो जो मान्यता देते हैं उस अनुसार ये विकल्प है वो त्रुटिपूर्ण ठहरता है। तो ये कविता है वो साथियों अनैतिकता का चित्रण करती है और हमारे जो भावुक मन है उस भावुक मन पर चोट दे देती है, इसलिए व्यक्ति है वो गलत दिशा की तरफ चला जाता है। हम नाटक और काव्य में लोगों के अनुचित कुकर्मों को देखते सुनते हैं जिससे हमें घृणा होती है। तो ये मान्यताएं अनुकूल है, पहली दूसरी और चौथी। तीसरा विकल्प स्वतः ही अलग निकल जाएगा। आप चाहो तो देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक है, उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो। प्रश्न संख्या 11 और 12 पर आप देख सकते हैं, साक्ष्य के रूप में उपयोग में भी ले सकते हैं। कथानक के अंतर्गत रस्तु के त्रासदी का सबसे प्रबल रागात्मक तत्व किसे माना गया? त्रासदी के जो 6 तत्व स्वीकार किए गए उन 6 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कथानक। उस कथानक के अंदर सबसे ज्यादा रागात्मक तत्व किसे माना गया है? कार्य व्यापार की अनुभूति, समुचित क्रम योजना, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। स्थिति विपर्य एकदम से झटका लग के एकदम से अलग विपरीत हो जाए, रात एकदम से दिन हो जाए, नायक मर गए और जीवित हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। अभिज्ञान यानी एकदम से उसके अंदर ज्ञान का संचार हो, सहजता कौतूहलता। ये स्थिति विपर्य और जो अभिज्ञान है ये इसका विकल्प है। आप चाहे तो इन दोनों को देख सकते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 49 है। आप चाहे तो देवेंद्र नाथ शर्मा की जो पुस्तक है वहां पर भी ये विकल्प मिल जाएगा। देवेंद्र लिख रहा हूँ साथियों, हालांकि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इतने बड़े विद्वान जिनका नाम मैं केवल आधा लिख के छोड़ रहा हूँ, तो समय की बाध्यता है। 31 पर है। और इसी प्रकार सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त की जो पुस्तक है भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन, उसके अंदर भी 201 पर आपको ये तथ्य है वो तथ्य मिल जाएगा। स्थिति विपर्य और अभिज्ञान है, दोनों ही रागात्मकता का निवेश करते हैं। आगे अरस्तु ने काव्य की किसकी अनुकृति मानी है? तो ये सहज ही द्रष्टव्य है, सभी विद्यार्थी, साहित्य के मर्मज्ञ विद्यार्थी आप सभी अच्छे से जानते हैं। कमोबेश प्रत्येक विद्यार्थी ने उसको सही किया होगा। भाव विचार प्रकृति, प्रकृति है वो काव्य की अनुकृति है, प्रकृति को मानते हैं। और इसको अगर इसी रूप में ढूंढना चाहो तो सत्यदेव चौधरी की पुस्तक है, उसमें पृष्ठ संख्या 190 पर आप देख सकते हैं, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि साहित्य है जो काव्य है वो किसकी अनुकृति है? प्रकृति की है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में असंगत कथन क्या है? कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्थान है। सही, मूल वस्तु का पुनरुत्पादन। अब उत्पादन हो रहा है तो पुनरुत्पादन है, यानी श्रेष्ठ रूप में उसका उत्पादन वर्णित है। कलाकृति कलार के मनोगत बिंब का प्रतिफल होता है। मनोगत, भीतर जो बिंब बनते, भीतर हम कुछ सोचते हैं और फिर उसको लेखनी के माध्यम से उकेरते हैं, तो मनोगत बिंब का प्रतिफल है, ये सत्य है। कलाकृति में मानव जीवन के विशिष्ट पक्ष का अनुकरण होता है, ये गलत है साथियों। यहाँ पर किसका अनुकरण होता है? सामान्य पक्ष का। सामान्य पक्ष है उस सामान्य पक्ष का अनुकरण होता है, ध्यान दीजिएगा। कलाकृतियां मानव जीवन के आदर्शीकृत प्रतिरूपण है, ये भी सही। तो विकल्प संख्या 3 है, उसमें स्वतः ही अलग निकल जाएगा कि कलाकृति मानव जीवन के विशिष्ट पक्ष का अनुकरण नहीं करके किसका अनुकरण करती है? सामान्य पक्ष का। संदर्भ आप देख सकते हैं। आप एक बात ध्यान दीजिए, डॉक्टर नगेंद्र ने है जो अरस्तु का जो सिद्धांत है उसके बारे में डॉक्टर जो ब्रूचर महोदय है उन्होंने वर्णन किया काफी ज्यादा, और उसी के ही आलोक में डॉक्टर नगेंद्र वर्णन करते हैं। यानी ब्रूचर के जो अभिकथन है उसको उसी रूप में मान्यता देते हुए ये वर्णित करते हैं और फिर भाव अभाव का चित्रण भी करते हुए नजर आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। जब आप डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां सीधा सीधा उल्लेख है कि डॉक्टर ब्रूचर के अनुसार यही है, तो तब हमें ऐसा लग सकता है कि यार ये तो ब्रूचर के अनुसार है। अगर आप चाहो तो डॉक्टर नगेंद्र का अगर ढूंढना चाहते हो तो ध्यान दीजिएगा, निर्मला जैन की जो पुस्तक है पाश्चात्य काव्य चिंतन, पाश्चात्य काव्य चिंतन डॉक्टर निर्मला जैन की पुस्तक है। पाश्चात्य साहित्य चिंतन, पाश्चात्य साहित्य चिंतन है, साहित्य चिंतन नाम से डॉक्टर निर्मला जैन की। और इस पुस्तक को मैंने बताया भी था, इससे काफी प्रश्न हूबहू भी मिले हैं साथियों। प्रश्न संख्या 50 है, उससे ये प्रश्न है, वो प्रश्न आया है। मैंने पुस्तक सूची आप देखिएगा कॉलेज प्रोफेसर के अंदर बताया है, उसमें उल्लेख हो रखा है पाश्चात्य काव्य चिंतन है, प्रश्न संख्या 50। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि डॉक्टर नगेंद्र है वो ब्रूचर महोदय द्वारा जो दिए गए हैं उनको स्वीकारते हुए ये 4 जो इसके चरण है वो चरण है, 4 रूप है, इसका चित्रण करते हैं।
और आप चाहो तो साथियों डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक है, वहां से भी देख सकते हैं। हालांकि डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा की जो पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर ध्यान दीजिएगा, वहां पर सीधा सीधा ब्रूचर महोदय का उल्लेख हो रखा, वहां डॉक्टर नगेंद्र का हवाला नहीं दिया गया है इस संदर्भ को व्यक्त करते हुए। पर निर्मला जैन की पुस्तक है उसमें डॉक्टर नगेंद्र ब्रूचर डॉक्टर नगेंद्र का हवाला देते हुए इसको स्पष्ट किया गया। और प्रश्न संख्या है 50। काफी प्रश्न बने हैं। हालांकि ये प्रश्न ऐसे थे कि इन तीन चार दो पुस्तकों आपने पढ़ी इन तीन पुस्तकों में से तो वो सही हो जाएंगे, पर फिर भी हूबहू प्रश्न आए हैं निर्मला जैन की पुस्तक से, काफी प्रश्न मिले हैं हूबहू, ऐसे कैसे, उसको हम चर्चा करेंगे आगे पढ़ते पढ़ते। तो ये 51 में ध्यान दीजिएगा। प्लेटो के काव्य चिंतन के संदर्भ में असंगत है। कवि देवी प्रेरणा और आवेश में आकर काव्य की रचना करता है। कवि के वर्णन असत्य अवास्तविक किंतु तर्क पर आधारित होते हैं। अब यही तो समस्या, बार बार एक ही प्रकार का प्रश्न है, एक ही प्रकार की तथ्य के आधार पर तीन तीन प्रश्न अलग निकल रहे हैं। कवि वर्णन असत्य और वास्तविक होता है, तर्क पर आधारित। अब कहाँ तर्क पर आधारित है, वो भावना पर आधारित होती है, इसीलिए तो उसका खंडन होता है। वह काव्य स्वागत योग्य है जिसमें सत्य और ज्ञान स्पष्ट कहते हैं। पीछे उत्तरार्ध में कहते हुए नजर आते हैं, पूर्वार्ध में अलग विषय रखते हैं, उत्तरार्ध में कहते हैं कि ऐसे साहित्य जिसमें राष्ट्र का चिंतन है, साहसिक और वीरता परक कहानियों का, कविताओं का संकलन है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। काल्पनिक अतिरंजित भावुक अज्ञान जन्य काव्य समाज को गलत दिशा में ले जाता है। तो काव्य का वह काव्य स्वागत योग्य है जो सत्य, अब देख लीजिए साथियों बोल क्या रहे हैं, चिन्ह क्या लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कवि के वर्णन और असत्य अवास्तविक किंतु तर्क पर आधारित होते हैं, ये विकल्प स्वतः ही गलत है, वो गलत निकल जाता है। इसीलिए तो मैं एक बार इधर और इधर देख रहा हूँ, क्योंकि सहज मानवीय गतिविधियां रहती, बोल क्या रहे हैं। और ऐसे ही आपने भी प्रश्न पत्र के अंदर आप चाहे तो नीचे टीका टिप्पणी कर सकते हैं कि आपने उत्तर सही खोज लिया और गोला गलत भर दिया, तो ये संभावना रहती है। अब आप 150 गोलों को भरना है, संभव है एक गोले में गड़बड़ हो सकती है, पर वो काफी आत्मघाती है, वो आत्मघाती रहती है। जिसके साथ में ऐसा हुआ वो एक बार टीका टिप्पणी करे ताकि लोग समझे इस बात को, विद्यार्थी समझ सके। तो अगर देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक है उसमें आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11 पर, देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक है उसमें प्रश्न संख्या 11। इसका आशय ये कदापि नहीं है कि सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त की पुस्तक से प्रश्न नहीं बने, वहां पर भी खूब सारे बने, पर अब संदर्भ कितना दें, हर पुस्तक का संदर्भ तो देना संभव नहीं है। सोचिए कि इतने संदर्भ ढूंढते ढूंढते कितना समय लगा होगा, विचार कीजिए आप, एक एक प्रश्न को इतना खंगालने में कितना वक्त लगा होगा, ताकि आपके मन है उस मन को शांति और विश्वास और संतोष की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए प्रश्न संख्या 53 है, आगे देखिएगा। लोंजाइनस के अनुसार महान विचारों उद्भावना किसकी प्रतिध्वनि, महान आत्मा की। महान विचार और महान आत्मा से ही फलीभूत होते हैं, महान आत्मा। और ये है देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक है, इसमें पृष्ठ संख्या 101 पर आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये रहेगा कि बिल्कुल मुझे यहाँ जाना देखना, ताकि आरपीसी उत्तर कुंजी निकाले उसमें कोई विपरीत हो तत्काल आप उसमें अपनी आपत्ति दर्ज करवा सके, या आपको संतोष मिल जाए कि आप खुद उत्तरमाला, या उत्तरमाला मेरे द्वारा निर्मित नहीं है, या आप खुद बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि आप प्रश्न संख्या देखो और इस प्रश्न है उस प्रश्न पर स्वयं विश्वास करो। इसलिए ये एक नया प्रयोग किया। हालांकि आप टेस्ट सीरीज में देखिएगा, मेरे टेस्ट सीरीज से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो नीचे टीका टिप्पणी करके बताए हैं कि उसमें भी अधिकांश 80-90% प्रश्नों में मैंने प्रश्न संख्या का उल्लेख किया ताकि निर्विवाद रहे प्रश्न, अनावश्यक विवाद ही नहीं हो, मेरी समस्या कम रहे। निम्नलिखित में से महान आत्मा हो गया साथियों। निम्नलिखित में लोंजाइनस के अनुसार उदात का अवरोधक दोष कौन सा नहीं है, अवरोध वागाडंबर यानी बोलने के आधार, भावाडंबर अति भावुकता के आधार पर, वाले थे बचकानापन, ये तीनों तो हर बार बार ये प्रश्न बन रहा। मूर्त विभावन व्यापार का सिद्धांत है जो भारतीय विभावन, ये वस्तुनिष्ठ सिद्धांत दिया था किसने, इलियट महोदय ने, उसी का ही भारतीय संस्मरण है, संस्करण है साथियों। जो भारतीय जो रस का जो विभावन व्यापार सिद्धांत है उसकी जो तुलना की जाती है वो जो इलियट का सिद्धांत है वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत है, जिसमें एक तरफ है पाठक और एक तरफ का भावक, और कवि क्या करता है ऐसी गतिविधियों का प्रयोग करता है जिससे अपनी विषय वस्तु को उसी रूप में वो सामने वाले के यहाँ प्रेषित कर सके। समय लग जाएगा इस दृष्टिकोण से, तो ये अलग निकल जाएगा साथियों। इसके लिए आप ये तो प्रश्न संख्या देख सकते हैं, देवेंद्र नाथ शर्मा की जो पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर प्रश्न संख्या 9 का आप देख लीजिएगा। और सत्यदेव चौधरी है, उस सत्यदेव चौधरी की पुस्तक है उसमें 217 पर आप पढ़िएगा, वहां मिल जाएगा।
अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संदर्भ में असंगत अरस्तु द्वारा प्रयुक्त शब्द कैथार्सिस बिल्कुल सत्य है। उनके काव्य चिंतन का एक केंद्रीय सरोकार था प्लेटो के द्वारा लगाए गए आक्षेप के विरुद्ध काव्य का पक्ष समर्थन कर सके। पंक्ति को समझिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी ने इसका चयन भी किया होगा। उनका एक केंद्रीय जो सरोकार था वो क्या था? प्लेटो ने काव्य पर आक्षेप लगाया था, काव्य पर आक्षेप लगाया था। तो अरस्तु को क्या करना था? काव्य के पक्ष में विषय को रखना था, इसीलिए उन्होंने ये विषय रखा। तो काव्य के पक्ष का समर्थन करने के लिए यही सबसे बड़ा सरोकार था। केवल भाषा का अंतर है, काव्य का पक्ष का समर्थन कर सके। काव्य दरअसल सही वस्तु है जिसको अरस्तु गलत ठहरा रहे थे, उसका समर्थन करने के कारण साथियों उन्होंने इस विरेचन सिद्धांत का निर्माण किया। ये भी सही पंक्ति है, गलत नहीं है, एकदम सही है। संरचना परक व्याख्या के अनुसार विरेचन प्रेक्षक के मनोविकारों का होता है, विषय वस्तु का नहीं। जबकि वास्तविकता में जो विरेचन किसका होता है साथियों? वो विषय वस्तु का विरेचन होता है, मनोविकारों का नहीं होता। अब इसमें ये जो अरस्तु ने चिकित्सा शास्त्र इस शब्द को त्रासदी के प्रसंग में लाक्षणिक अर्थ में किया, हूबहू इसी रूप में अगर आप पंक्ति, हालांकि देवेंद्रनाथ शर्मा से ये पुस्तक पढ़ के भी अनुमान लगा सकते हैं, पर ये जो तथ्य है ये तथ्य वहां नहीं मिलेगा। ना तो सत्यदेव चौधरी की पुस्तक से मिलेगा, ना आपको देवेंद्रनाथ शर्मा की पुस्तक मिलेगा। ये मिलेगा तथ्य आपको डॉक्टर निर्मला जैन का जो पाश्चात्य साहित्य चिंतन है उसके अंदर ये तथ्य मिलेगा, और हूबहू मिलेगा। ये सारी पंक्तियां हूबहू मिलेगी, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि संरचनाबद्ध व्याख्या के अनुसार विरेचन प्रेक्षक के मनोविकारों का नहीं, विषय वस्तु का होता है। किसका होता है? मनोविकारों का नहीं, किसका होता है? विषय वस्तु का होता है। दरअसल जो विषय वस्तु प्रेषित की जा रही है उसका होता है। संरचनात्मक व्याख्या है उसके अनुसार संरचना पर। अब हम क्या है, अगर देवेंद्रनाथ शर्मा की पुस्तक देखेंगे तो वहां कला परक, नीति परक, चिकित्सा परक ये व्याख्या मिलेगी, वो भी किसके संदर्भ में? विरेचन के संदर्भ में। संरचना परक का शब्द का जिक्र वहां नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हूबहू देखना चाहें, निर्मला जैन की जो पुस्तक है पाश्चात्य काव्य, पाश्चात्य साहित्य चिंतन है, निर्मला जैन की पुस्तक है, और पृष्ठ संख्या है 63, पृष्ठ संख्या है 63 है। उसमें तथ्य इसी रूप में दिया गया है, पाश्चात्य साहित्य चिंतन। एक बार पुस्तक के दर्शन भी मैं करा देता हूँ। ये पुस्तक है साथी, ये पुस्तक है, हालांकि थोड़ा दिखने में दिक्कत रहेगी, पाश्चात्य काव्य चिंतन निर्मला जैन की। आगे बढ़ते हैं। काव्यात्मक अभिव्यक्ति संवेगों की सीधी अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि सहज ज्ञान की अभिव्यक्ति। सहज ज्ञान, अभिव्यंजना, ये सब किसके हैं साथियों? क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उससे संबंधित है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है। प्रश्न संख्या हम कहां पर आ गए, एक बार देख लेते हैं। अगर आप इसी तथ्य को इसी रूप में ढूंढना चाहें तो सत्यदेव चौधरी, यहाँ पर देखिएगा पहला दूसरा, तो इसमें आप थोड़ा दिग्भ्रमित ना हो साथियों। ये पहले नंबर वाला यहाँ होता, पर इसको थोड़ा सा लिपिकीय त्रुटि के कारण, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, ये पहले अंक पर है, ये पहला विकल्प यहाँ होना चाहिए, दूसरा यहाँ होना चाहिए था, पर ये यहाँ पर आ गया है टंकण के कारण। तो यहाँ पर सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त के कारण इसको एक बार और लिख देता हूँ मैं, क्रोचे महोदय। सहज ज्ञान जो आंतरिक होता है, कोई भी कला उसका जो उद्भव होता है वो भीतर होता है, और उसका समापन भीतर ही हो जाता है। अगर बाहर उसकी चेष्टा करते हैं तो उस पर आक्षेप लगा देते हैं क्रोचे। तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है। आप चाहे तो सत्यदेव चौधरी की पुस्तक में इस तथ्य को ढूंढ सकते हैं, और वो प्रश्न संख्या है 278। दिक्कत नहीं आएगी आपको प्रश्न ढूंढने में। कोलरिज के विचारानुसार कलाकार वस्तु के बाह्य रूपों को भेद कर उसके अंतर का सत्य पाने के लिए चेष्टा करता है। ये अंतर्वेदी दृष्टि उससे किससे प्राप्त होती है साथियों? कोलरिज है वो कलाकार वस्तु के बाह्य रूपों को भेद कर उसके अंतर सत्य को प्राप्त करता है। ये अंतर्भेदी दृष्टि किससे आती है? एक होती है प्राथमिक कल्पना, एक होती है द्वितीय कल्पना। प्राथमिक कल्पना को मुख्य कल्पना भी कहा जाता है, द्वितीय कल्पना जिसको गौणी कल्पना, इनके प्रसिद्ध नाम मुख्य कल्पना। मुख्य कल्पना है वो जनसाधारण में रहती है, और गौणी कल्पना है वो रहती है कलाकार, और कलाकार का ही यहाँ जिक्र हुआ है, तो यह है क्या? गौणी कल्पना। अब आप सोचेंगे समझ के आधार पर इसका थोड़ा उत्तर देना पड़ेगा आपको, पर इसी रूप में अगर इस पंक्ति को इसी रूप में आपको देखना चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसे कैसे उठाई गई, तो आप फिर निर्मला जैन की पुस्तक है उसको पढ़िएगा। निर्मला जैन की पुस्तक है, उसमें निर्मला जैन की पुस्तक है, उसमें पृष्ठ संख्या 91 पर यह तथ्य ऐसे कैसे दिया गया है। कलाकार वस्तु के बाह्य रूपों को भेदन कर उसके अंतर है, उसको सत्य को पाने की चेष्टा करता है, तो यह है गौणी कल्पना। वहां से आप देख सकते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत के संदर्भ में असंगत है। कला, अभिव्यंजना, सहजानुभूति, पर्यायवाची, और ये सभी गाइडों में भी आपको ये मिल जाएगा। अभिव्यंजना बाह्य नहीं अपितु तो मानसिक और आंतरिक होती है, ये भी सत्य है। रूप ही सौंदर्य का आधार है, जिसका अभिव्यंजना से कोई संबंध नहीं, ये गलत है साथी। जिसका अभिव्यंजना का मूल आधार है साथी,
मूल आधार है। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी की पुस्तक अगर पढ़ी होगी विद्यार्थियों, या मेरे नोट्स पढ़े होंगे, नोट्स में सब मिल जाएंगे साथियों, नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं है, मैंने दिए हैं उसमें, नोट्स में सब मिलेंगे आपको। जो विद्यार्थियों नोट्स पढ़े अच्छे से ढंग से, जिन्होंने व्याख्यान सुने हैं, तो उनके प्रश्न मुझे नहीं लगता कोई एक प्रश्न की कह नहीं सकता, बाकी सभी प्रश्न एक कोई सा भी हो सकता है वो, बाकी अधिकांश प्रश्न है वो सारे सही होंगे। रूप ही सौंदर्य का आधार है, जिसके अभिव्यंजना का कोई संबंध नहीं है। दरअसल अभिव्यंजना तो इसका मूल आधार है, अभिव्यंजना का ही मूल आधार कल्पना सौंदर्य का अनिवार्य तत्व है। अगर आप इसी रूप में इस प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप सत्यदेव चौधरी की पुस्तक है, उस सत्यदेव चौधरी की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 180 पर जाइए। उनकी पुस्तक का नाम है डॉक्टर सत्यदेव चौधरी एवं शांति स्वरूप गुप्त, 2 इसके लेखक है। भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन नाम से ये कर दिया। आगे बढ़िए। कोलरिज के सिद्धांत अनुसार गलत तथ्य, कल्पना सृजन है और ललित कल्पना पुनर्प्रस्तुति। बिल्कुल सृजन है और ये क्या पुनर्प्रस्तुति। कल्पना का कार्य सदा सरस गरिमामय होता है, सरस होता है, गरिमामय होता है। ललित कल्पना का कार्य कई बार विरस, क्षुद्र और हास्यास्पद होता है। बिल्कुल क्षुद्र, ये पुनर्प्रस्तुति है, इसमें वस्तु का एक ढेर लगा दिया जाता है, ये फैंटेसी, ये मिथक। अंधेरे में पढ़िए तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। कल्पना द्वारा दुरुस्त बिंबों के संश्लेषण में सुसंगति और रम्यता होती है। सुसंगति बहुत अच्छे से संगत तरीके से सन्निवेश रहता है कल्पना के द्वारा, किंतु ललित कल्पना द्वारा संयोजित बिंबों में किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक और नैतिक संबंध है वो नहीं रहता। बिल्कुल सही। मुख्य कल्पना और ललित कल्पना में अंतर होते हुए भी दोनों में समान महत्व, बिल्कुल तो दोनों का समान नहीं है साथियों। सबसे ऊपर है मुख्य कल्पना, सबसे श्रेष्ठ है, फिर है गौणी कल्पना, और सबसे निम्न है फिर सबसे निम्न होती है फिर रम्य कल्पना। तो ध्यान दीजिए, कल्पना का इसी रूप में जो निर्मला जैन की पुस्तक में हूबहू देखना चाहते हैं, हालांकि देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक से भी आप इसको सही कर सकते हैं। उसके अंदर स्पष्ट रूप से देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक में समझ के आधार पर करेंगे। ये है प्रश्न संख्या 150। और निर्मला जैन की जो पुस्तक है, उस निर्मला जैन की जो पुस्तक है उसकी पृष्ठ संख्या 88 है। उस पर हूबहू अगर इसी प्रकार का ऐसी किसी पंक्तियां देखनी है तो आप निर्मला जैन की पुस्तक का अनुकरण कर सकते हैं। नहीं, ये प्रश्न संख्या निर्मला जैन का 86 कीजिए साथी, यहाँ पर 86 पर ऐसे कैसे 60वां नहीं 91, फिर गड़बड़ हो रही है। क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों, बार बार आपको द्वंद का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन सब निर्मला जैन की जो पुस्तक है, मैं नहीं चाहता कोई आपको गलत क्रमांक मिले। 91 पृष्ठ संख्या 91 पर आप देख सकते हैं, वहां पर स्पष्ट है मुख्य कल्पना और दोनों में ही अंतर है। ये तो खैर स्पष्ट है, अपन सभी जानते हैं, फिर भी तथ्य आपके संतोष के लिए। कौन सा कथन कोलरिज के कल्पना के विषय में प्रतिकूल? कल्पना मानव द्वारा अर्जित सृजना शक्ति है। मानव द्वारा कहाँ अर्जित है? ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त सृजना शक्ति है। कल्पना समन्वय का कार्य करती है। बिल्कुल, ये अंतर जगत, बाह्य जगत, विचार है, पदार्थ है, सभी में समन्वय का कार्य करते हैं। विचार, भावना, चेतना, पदार्थ। आप टेस्ट सीरीज के प्रश्न, लगभग टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्न काफी दिए हैं। विपरीत या विरुद्ध समझे जाने तत्वों का समंजन और संलयन करने का कार्य भी है। पर सीधा सा प्रश्न है, ऐसे कोई ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। विकल्प एक अलग निकल रहा है, इसको आप देख सकते हैं। हूबहू देखना चाहिए तो निर्मला जैन की पुस्तक है, और आप चाहो तो डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, ऐसा नहीं है लिख रहा हूँ इसका आशय नहीं है कि हमने तो सर ये पढ़ी थी, उसमें भी है तथ्य, पर हूबहू अगर आप देखना चाहें तो मिल जाएंगे। बाकी देवेंद्र नाथ शर्मा और सत्यदेव चौधरी से आए हैं प्रश्न, ऐसे कैसे ही है, आप कर सकते हैं। मतलब जिसने निर्मला जैन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा वो भी आराम से इन प्रश्नों को कर सकता है। 61 देखते हैं प्रश्न संख्या। कौन सा कथन कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में होती है। बिल्कुल सही है, ये प्राथमिक कल्पना सभी के मस्तिष्क में। मुख्य कल्पना का संबंध भौतिक जगत से होता है। बिल्कुल ठीक ठिकाने वस्तु, ये पेड़ है, ये पानी है, ये अग्नि है, मुझे चलना है, उठना है, बैठना है, नित्य कर्म करना है, मुझे दैनिक गतिविधियां करनी है, जो सामान्य हम करते हैं, जो अनायास ही हो जाती है, सयास प्रयास की आवश्यकता उसमें होती नहीं है। मुख्य कल्पना गौणी कल्पना की अपेक्षा, अब किससे तुलना की जा रही है? गौणी कल्पना से अधिक सक्रिय, सचेत, सचेत नहीं होती है, ये तो अचेतन मन में चलती रहती है, और सयास नहीं होती, ये अचेतन, ये सचेत होने की आवश्यकता नहीं है, और अनायास ही चलती है, अनायास, कोई सयास प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, तो ये गलत है विकल्प। गौणी कल्पना मनुष्य को उच्चतर आध्यात्मिक जगत का साक्षात्कार कराने में भी सक्षम होती। तो विकल्प संख्या 3 देखिएगा साथियों, निर्मला जैन की पुस्तक से हूबहू देख सकते हैं। अब निर्मला लिख देता हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, और प्रश्न संख्या 88 पर हूबहू ये मिल जाएगा।
देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक अगर आपने पढ़ी हो तो 150 में मिल जाएगा। अगर हूबहू देखना चाहते हैं तो आप निर्मला जैन को देखिएगा। ये प्रश्न वहां से काफी प्रश्न बन रहे हैं। 61वां प्रश्न हो गया, 62 देखिएगा। साथियों, अगर कोई चिन्ह अगर गलत लग जाए तो थोड़ा सा उसके लिए एक समय प्रार्थी हूँ, ऐसा संभव है। हालांकि मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ, गोले गलत ना लगे मेरे से, जैसे परीक्षा में आपसे लगते हैं। परंपरा के बोध से टीएस इलियट का क्या तात्पर्य? जैविक अपूर्णता से गलत है, आलोचना को सृजन से की अपेक्षा से गलत है, रचना और आलोचना की व्यवस्था से, नवीनता को ग्रहण न करने से। आप सत्यदेव चौधरी की पुस्तक अगर आपने पढ़ी है तो स्पष्ट कह रहे हैं रचना और समीक्षा। जो परंपरा सिद्धांत है वो रचना से संबंधित है, कोई काव्य रचना कर रहे हैं उससे संबंधित भी है, और दूसरा है समीक्षा और आलोचना जो एक ही विषय है उससे संबंधित। आप चाहे तो इस तथ्य को अगर खोजना चाहे तो सत्यदेव चौधरी की पुस्तक है 260 प्रश्न संख्या, वहां खोज सकते हैं। और निर्मला जैन को मैंने शायद हो सकता है वहां पर भी तथ्य हूबहू प्रश्न ज्यादा मिल रहे हैं, तो वहां पर भी आप देख ले तो मिल जाएगा आपको। इलियड के काव्य के 3 स्वर के विपरीत विवरण है। प्रथम स्वर में कवि किसी से संवाद नहीं करता, स्वयं से संवाद करता है। एक नाटक जो प्रस्तुत होता है उसमें अलग अलग प्रकार का चित्रण होता है। तो द 3 वॉइसेज ऑफ पोएट्री नाम का इनका एक निबंध संग्रह है, उसमें है। दूसरे स्वर में कवि पाठक समुदाय को संबोधित करता है। तीसरे स्वर में एक काल्पनिक पात्र दूसरे काल्पनिक से संबंधित करता है। पात्र काल्पनिक है क्योंकि काल्पनिक पात्र की सर्जना करता है कवि किसी भी काव्य के अंदर, तो ये भी सत्य है। ये आवश्यक है कि एक स्वर की उपस्थिति में बाकी दोनों स्वर अनुपस्थित रहे, ये नहीं साथियों। किसी भी कविता के अंदर इन तीनों स्वरों में की उपस्थिति रहती है कि दो पर रहती है, ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि एक ही स्वर। अगर तीनों स्वर उपस्थित हो तो फिर वो काव्य है वो श्रेष्ठता के स्तर पर चला जाता है। अगर आपको इस प्रश्न को देखना है साथियों, तो अगर आप सत्यदेव चौधरी की पुस्तक अगर आपने पढ़ी है तो पृष्ठ संख्या 260 पर आप देख सकते हैं। निर्मला जैन की पुस्तक अगर आपने पढ़ी है तो उसमें हूबहू देखना चाहते हैं तो ये 129, ये मैंने प्रयास किए, थोड़ा एक दो क्रमांक ऊपर नीचे हो जाए तो देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आवश्यक नहीं है कि दोनों स्वर उपस्थित अनुपस्थित रहे, क्योंकि अच्छी कविता के अंदर सभी तत्व है उसकी उपस्थिति रहती है। तो विकल्प संख्या ध्यान दीजिएगा, विकल्प संख्या 4, विकल्प संख्या 4 है, ये असंगत है। उसमें स्पष्ट है, जो निर्मला जैन की पुस्तक काल्पनिक शब्द का प्रयोग भी कर रखा है। विद्यार्थी ऐसा कहते हैं एक पात्र दूसरे पात्र से बातचीत करती है, यहाँ पात्र की जगह काल्पनिक लगा दिया, और बहुत सारे गलत भी कर दिया होगा। आप टिप्पणी कीजिएगा अगर किसी ने पात्र के आगे काल्पनिक के कारण अगर ये विकल्प का चयन कर दिया करेंगे। निर्मला जैन की पुस्तक है उसमें स्पष्ट रूप से काल्पनिक लिखा हुआ, वो वहीं से है। आगे देखिएगा, कौन सा विकल्प इलियट की स्थापना के विरुद्ध है? परंपरा वास्तव में ऐतिहासिक बोध, ऐतिहासिक चेतना नहीं। ये चेतना है, ऐतिहासिक चेतना, हमें चेतना होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, नहीं का सवाल ही नहीं उठता। ये विकल्प सही है। कलाकार कवि की प्रकृति परंपरा निर्वैयक्तिकता से होती है। साहित्य एक अविच्छिन्न अखंड धारा, अतीत और वर्तमान दोनों इसके छोर है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मान काव्य रचना के लिए अनुभव और ज्ञान की परिपक्व प्रौढ़ता आवश्यक है। बाकी तीनों सही है। 64वां देखने के लिए विकल्प संख्या देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक है, उसमें विकल्प 207 पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़िए सर। 65 निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। मार्क्स के चिंतन का मुख्य क्षेत्र अर्थव्यवस्था दर्शन था, सौंदर्य शास्त्र नहीं। कला और सौंदर्य शास्त्र में मार्क्स और एंगल्स की गहरी दिलचस्पी थी। उत्तर सही देखिए साथियों। अगर आपने नोट्स पढ़े हो मेरे द्वारा दिए गए तो उसमें ये पंक्ति हूबहू है, क्योंकि मैंने जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो तमाम नोट्स है उसमें तीनों पुस्तकों का उपयोग किया और दर्शाते हुए किया। निर्मला जैन की पुस्तक से तथ्य, सत्यदेव चौधरी की पुस्तक से दृश्य, देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक से दृश्य, जितने भी तथ्य है उनको, ये दोनों ही तथ्य सही है। क और ख दोनों सही है। हूबहू निर्मला जैन की जो पुस्तक है उससे ऐसे कैसे ही प्रश्न आया है ये, और मार्क्सवाद के बारे में ज्यादा सामग्री है नहीं, वहीं पर ही हमने पढ़ा था इसको। और 170 पृष्ठ संख्या 170 से हूबहू आया साथियों। दो पंक्ति ऐसे कैसे थी, चौथी पांचवी पंक्ति मिल जाएगी। आप मार्क्सवाद पढ़ेंगे तो शुरुआती 4-5 पंक्तियों में ही है। मार्क्स के चिंतन का मुख्य आधार, मुख्य क्षेत्र अर्थव्यवस्था और दर्शन शास्त्र था, सौंदर्य शास्त्र नहीं। और फिर आगे भी लिखा हुआ है कि कला और साहित्य सौंदर्य शास्त्र में दोनों को गहरी दिलचस्पी थी। तो पुस्तक स्पष्ट कह रही है तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही इसमें सही है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज की 4 प्रकार की सामाजिक अवस्थाओं, कहीं 5 भी होती है पर अब स्पष्ट है अपने। आदिम साम्यवाद है, सामंतवाद है, पूंजीवाद है और समाजवाद है, वो अवस्था है। तो ये संरचनावाद है, ऐसी कोई अवस्था नहीं है। तो काफी बाद में बुद्धिजीवी ने ऐसा कोई सिद्धांत बनाया था संरचनावाद, तो ये विकल्प अलग निकल जाता है। इसके लिए कोई ज्यादा तथ्य की आवश्यकता नहीं, किसी भी गाइड में आप पढ़ेंगे तो वहां से मिल जाएगा।
कौन सा कथन इलियड के निर्वैयक्तिकता के संदर्भ में सही नहीं है? कवि अपने व्यक्तित्व को नहीं बल्कि एक माध्यम को अभिव्यक्त करता है। सही। अपने खुद को व्यक्त नहीं करता है, क्योंकि कविता से तो पलायन होता है। वे कवि और कविता के पारस्परिक अविच्छिन्न संबंध को स्वीकारते हैं। कवि अपने कृति के प्रति समर्पित किए बिना निर्वैयक्तिक नहीं हो सकता। कविता मनोभाव की स्वतंत्रता नहीं वरन उससे पलायन, ये भी सही है। समर्पण भाव भी सही है। अविच्छिन्न संबंध नहीं है साथियों। कविता और कवि अलग, कवि तो एक माध्यम मात्र है, कवि एक माध्यम मात्र है और वो केवल लिखता है, माध्यम मात्र है, संबंध स्वीकार नहीं करते हैं वे कवि, और उसमें स्वच्छंद जो अविच्छिन्न संबंध उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आप चाहो तो इसके लिए संदर्भ में दे सकता हूँ। निर्मला जैन की पुस्तक है, निर्मला जैन की पुस्तक है, प्रश्न काफी शेष है साथियों, समय ज्यादा लग रहा है। निर्मला जैन की पुस्तक है, उसमें 124 पर आप देख सकते हैं, 124 पर आप देख सकते हैं, विकल्प संख्या 2 है, अविच्छिन्न संबंध को स्वीकार कदापि नहीं करते। दो हो गया, 67 68 को देखते हैं। मार्क्सवाद के संदर्भ में असंगत कथन। मार्क्सवाद दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों की एक पद्धति है। सही। मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। सही है। सृष्टि का मूल सत्य परिवर्तन। सही। मनुष्य के उत्पादन संबंधी परिवर्तन होने पर सामाजिक संबंध यथावत रहते हैं। साथ ही सामाजिक संबंध, जैसे उत्पादन की प्रक्रिया बदलती है वैसे वैसे जो साधन है, वो सामाजिक संबंध है, वो भी बदल जाते हैं। ये बिल्कुल असंगत कथन है। ये आप कहीं पर भी पढ़ोगे, किसी भी आलेख वगैरह देखोगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। और इसका मैं क्रमांक वगैरह तो लिखना भूल गया, बाकी आप निर्मला जैन की पुस्तक भी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। सामाजिक संबंध है वो बदलते रहते हैं। चौथा विकल्प। उत्तराधुनिकतावाद, ये महावृतांत के विरुद्ध है। महावृतन रामायण, महाभारत, ईसाइयों का बाइबल है इत्यादि। उत्तर पूंजीवाद है, जैसे आधुनिकतावाद पूंजीवाद की देन है, उसी प्रकार उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर पूंजीवाद की देन है। ज्ञान के दो रूप की चर्चा की गई, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान है। इसमें समग्रतावादी, सार्वभौमिक सत्य कुछ भी नहीं है, सत्य कुछ भी नहीं है। अब तो साथियों सत्य कुछ भी नहीं है, मानव की मृत्यु हो गई, ईश्वर का अंत हो गया, उपन्यास का अंत हो गया, सत्य कुछ भी नहीं है, तो ये अलग निकल जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें मध्य पृष्ठों के अंदर मैंने आपको बताया था, वहां पर 429 से लेकर 431 के बीच में आपको ये सामग्री मिल जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया, पुस्तक सूची जारी की थी, तब भी मैंने बताया था कि यहाँ से प्रश्न है वो बनते हैं और बनने हैं साथियों। विद्यार्थी गंभीरता से लिया होगा जिन्होंने, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिएगा, भौतिक जीवन से संबंधित उत्पादनों की रीति सामान्यतः जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक प्रक्रियाओं का निर्णय करती है। मनुष्य की चेतना का निर्णय नहीं करती है, सामाजिक अस्तित्व बोध उसकी चेतना का निर्णय करता है। ये विचार है, ये कार्ल मार्क्स का अगर नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट दे रखा होगा। मार्क्स से संबंधित जो मार्क्सवाद में मैंने दिया था नोट्स के अंदर स्पष्ट रूप से ही उल्लेख हो रखा है और प्रारंभिक पृष्ठों में है, शुरुआत में, ज्यादा दूरी पर नहीं है। निर्मला जैन की जो पुस्तक है उससे हूबहू इस तथ्य को लिया गया है। निर्मला जैन की पुस्तक है उससे हूबहू ये तथ्य है, और प्रश्न संख्या 170 देखिएगा, वहां पर यह मिल जाएगा। आगे देखिएगा, अति सरलीकरण के रूप में ये प्रश्न टेस्ट सीरीज में काफी बार दिया, हालांकि पीछे वाला ये प्रश्न भी टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे साथियों, देखना आप, अनेक प्रश्न टेस्ट सीरीज से मिलेंगे। जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं या कोर्स आदि से जुड़े हुए हैं, एक बार टिप्पणी कीजिएगा, क्या उनको टेस्ट सीरीज आदि का लाभ मिला है या नहीं मिला है, क्या लगा उनको कि प्रश्न पत्र उसके आसपास ही ठहरा है, वो टिप्पणी अवश्य करें। तो लियोतार्द है साथियों इसके संदर्भ में, ये काफी बार प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है, उस नगेंद्र की पुस्तक में 430 प्रश्न संख्या वहां से आप देख सकते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद है, उत्तर आधुनिक को महा आख्यान के विरुद्ध में परिभाषित करता हूँ अति सरलीकरण के रूप में, लियोतार्द के कथन है। 72 विखंडन के संदर्भ में देरिडो है, ये एक निरंतर प्रक्रिया, एक रणनीति है। वाक्य केंद्रित सत्य को स्वीकृत नहीं देते हैं, सत्य के अनेक स्रोत है तो वाक्य केंद्रित पर ठहर नहीं सकते। नगेंद्र है, उसके बीच पृष्ठों में दे रखा है, ये 327 पृष्ठ संख्या पर आप देख सकते हैं, वहां मिल जाएगा। ये पठन की गतिविधियां हैं, सही है। आगे देखिएगा, विखंडनवाद के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण पाठ जो कुछ कहता है उसका ठीक ठीक अर्थ नहीं है, सही बात है। अनेक अर्थ, विखंडनवाद, खंडित कर दो, एक पाठ को आप बार बार पढ़ोगे, अलग अर्थ, फिर अलग, नए नए नित्य नए अर्थ प्राप्त होंगे। विखंडन द्वारा संपूर्ण अर्थ का उद्घाटन संभव कदापि नहीं है साथियों, आप जितनी बार पढ़ोगे नया अर्थ मिलेगा, अर्थ का केंद्र कहीं पर भी नहीं। अब साथियों ये प्रश्न दोनों ही है, देखो देखिए, वाक्य केंद्रित सत्य को स्वीकृति देता है, इधर देखो कि अर्थ का केंद्र नहीं है, तो केंद्र कहीं नहीं है तो वाक्य केंद्रित कैसे हो गया। पुनर्व्याख्या, पुनर्पाठ, पुनर्मूल्यांकन, टेस्ट सीरीज में प्रश्न बनाया था। नगेंद्र के इतिहास के अंदर साथियों, डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ के अंदर 327 प्रश्न संख्या पर आप देखेंगे, वहीं पर ये
मिल जाएगा। विखंडन संपूर्ण अर्थ का उद्घाटन नहीं करके थोड़े से अर्थ का भी उद्घाटन नहीं कर सकता। आगे देखिएगा, उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में असंगत कथन है। विज्ञान की जगह अनुभव आ चुका। अब विज्ञान की जगह किसकी वापसी? अनुभव की। योजना की जगह क्या हो चुका? बाजार होगा। धार्मिक पहचान की जगह धर्मनिरपेक्षता। जातिवादी स्त्रीवादी उपकेंद्र है वो आ चुके हैं। साथ ही वो धर्मनिरपेक्षता की जगह धर्म की पहचान आज ज्यादा हो चुकी है। आप देख लीजिएगा, हिंदू मुसलमान सभी अपनी पहचान को लेके एक दूसरे पर उतावले हुए बैठे हैं, लड़ाई झगड़े आदि। धार्मिक पहचान अभी बढ़ी। तो ये विकल्प संख्या 3 है, वो 3 है, गलत है। धार्मिक पहचान की जगह धर्मनिरपेक्षता की जगह होगा, धर्मनिरपेक्षता की धार्मिक पहचान हुई। ये प्रश्न यार साथियों, डॉक्टर अमरनाथ की जो पुस्तक है हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली, डॉक्टर अमरनाथ है, अमरनाथ की पुस्तक है, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली है, उसमें पृष्ठ संख्या 78 है, वहां पर आप देख सकते हैं। और जिसने मेरे नोट्स पढ़े हैं उसमें आपको ऐसे कैसे पंक्ति मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। उत्तर आधुनिकतावाद का जो जिक्र करते हुए मैंने ये चारों पंक्ति एक से कैसे 2 पंक्तियां उसको ऐसे कैसे उठाया है। यहाँ से पंक्ति शुरुआत होती है और यहाँ अंत होता है। ये 4 विकल्प बना दिए परीक्षक ने। तो वहां देख सकते हैं, नोट्स में आपको ये तथ्य दिया था, लगभग सारे तथ्य दिए हुए हैं वहां पर। तो ये प्रश्न लगभग पाश्चात्य काव्य शास्त्र अपन समाप्त कर चुके हैं। बालम नाली हत नाली तुक त्रि सज्जिए पवे पहाड़ मनोसार के भूरी बंजान गजनेश बल शब्द और अर्थ की नाली यानी तोप, हथ नाली बंदूक, तुपक यानी टॉपिक नहीं होती है, तोप होती है। साथ ही ये जो मोहन सिंह जी की पुस्तक है उसमें स्पष्ट है, तोप होता है बल और सेना। तो साथियों इसका जो उल्लेख है तोप है। आगे बढ़िएगा, बजे घोर निशान रान चौहान दिस सकल सूर सामान समरी बल जंत्र मंत्र तस। इस संदर्भ में किसके मध्य युद्ध है? तो ये गौरी और पृथ्वीराज सेना के मध्य युद्ध है, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सेना के बीच का युद्ध है। तीनों विकल्प गलत है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जहां समय जहां लगेगा वहां रुकेंगे। कौन सा विकल्प विखंडनवाद का परिचय नहीं देता है? विखंडन दार्शनिक आशयों, तत्व मीमांसा विषयों, निष्कर्षों और विचार शास्त्रों से संबंधित नहीं है। यह विभिन्न रूपों, सार्थक संरचना, शिक्षणात्मक, अलंकार शास्त्रीय नियमों और उसके बाजार प्रतिनिधिकता से संबंधित है। देरिडो ने साहित्य को दर्शन और सोचने का एक तरीका माना है। सरसना और आलोचना अर्थ निर्माण के 2 तरीके छोटे बड़े होते हैं। साथ ही छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसका संदर्भ ढूंढना चाहे तो मैंने जो पुस्तक सूची बताई थी उसमें एक जिक्र किया था, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की एक मोटी पुस्तक चलती थी पहले, उसमें अगर आप विखंडनवाद देखेंगे, उसकी पृष्ठ संख्या बता देता हूँ प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की 820, उसमें स्पष्ट कहा गया रचना और आलोचना। वहां पर रचना और समीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है कि रचना को आलोचना से श्रेष्ठ नहीं माना गया या आलोचना को रचना से श्रेष्ठ नहीं माना गया, दोनों को ही समान माना गया, दोनों ही बराबर अपने आप में। रचना अपने आप में एक आलोचना है, आलोचना अपने आप में एक नवीन रचना है, ऐसा लिखा गया। आलोचना अपने आप में एक या समीक्षा अपने आप में एक रचना है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। तो छोटा बड़ा कोई भी शब्द इसमें प्रयोग नहीं होता। अगर आप वो पुस्तक है तो देख सकते हैं, और इसका संदर्भ आप मूल पुस्तकों से और ढूंढ सकते हैं, कहीं मिलेगा। प्रतियोगिता साहित्य सीरीज है, उसमें प्रश्न लगभग 800 पर। और डॉक्टर नगेंद्र के यहाँ ये 2 तथ्य वहां से लिए गए हैं और एक तथ्य अलग से ही दिया उन्होंने, तो वहां पर भी आप देखेंगे तो मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न कितना हो गया, छोटे बड़ा शब्द कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़िएगा, सदगुरु साचा सूर्यवा ताते लोही लोहार कृष्णो दे कंचन के लाई तत्। साचा सच्चा सूर्य ने वीर ताते, ताते नहीं तप्त होता साथियों, तप्त या तपा हुआ। तो प्रश्न संख्या इसमें विकल्प 3 है, वो असंगत निकल जाएगा। ताते हैं तप्त होता, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, रात्रि रुणी बिरहने जू बिची को कुंज कुंज यानी क्रोंच पक्षी, इसमें स्पष्ट हो जाएगा क्रोंच पक्षी। आगे बढ़िएगा, अरद उरद की गंगा जमुना, अरद उरद की गंगा जमुना, गंगा जमुना यानी इंगला पिंगला, टीडा और पिंगला। मूल कवच को घाट, मूल चक्र यानी मूलाधार चक्र, षट चक्र की गागरी, त्रिवेणी संगम यानी भ्रू मध्य स्थित त्रिवेणी। तो नाद और बिंदु इसमें अलग निकल जाएगा, ये विकल्प नहीं है। आगे बढ़िएगा, संदेश सुनत आनंद नैन उमगे बाल मत, मनमत यानी कामदेव, मनमत यानी कामदेव। आगे देखिएगा, इसका भी संदर्भ दूंगा आपको, प्रश्न जब ऐसा विपरीत वगैरह आएगा तो। आली ने मेरे नयन बान पड़ी, वित्त चढ़ी माधुरी मूरत उर बीच आन पड़ी, कपटी ठाड़ी पंथ निहारो। इसमें सब स्पष्ट रूप से प्रेमासक्ति है साथियों। और अगर मूल आपके पास शंभू सिंह मनोहर की जो मीरा की जो पुस्तक अगर आपके पास में है तो उसका पद है, वो पद संख्या 9 पढ़िएगा, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रेमासक्ति है, इस वंदना देने और वैराग्य नहीं। आली ने मेरे नयन बान, आदत पड़ गई इनको। माधुरी मूर्त है, उसकी आदत पड़ गई है। मैं कब से आपका पंथ निहार रही हूँ,
कब से मैं अपने भवन में खड़ी हूँ, अपने प्राणों को लेकर खड़ी हूँ, मेरे मूल जड़ है, इत्यादि भाव यहाँ व्यंजित हो। दुल्हनी गाओ मंगलाचार मोरे घर आए, राजा राम बता तन व्रत करी मैं मन व्रत करी। तो इसमें सीधा अपन व्याख्या पर आते हैं। संपूर्ण मत में रहस्यवाद है कबीर के यहाँ। 33 कोटि देवताओं का चित्रण यहाँ शक्ति के रूप में, 7 फेरे 7 शरीर के क्रमिक विसर्जन का चित्रण है। तन रत करी में मन रत करी, मैं तात्पर्य मैं यानी मैं खुद यानी जीवात्मा, मैं यानी खुद यानी जीवात्मा आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ, तो यहाँ पर ये असंगत निकल जाएगा। तो विकल्प संख्या 4 आप पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आरती तेरी अंतर मेरी आओ। आरती, ये प्रश्न टेस्ट सीरीज में मैंने दिया, हालांकि इससे पहले वाले प्रश्न भी काफी आए हैं। उत्कट लालसा, ये प्रश्न ऐसे कैसे टेस्ट सीरीज में था, उत्कट लालसा है साथियों। और शंभू सिंह मनोहर की जो पुस्तक है उसमें 25वां पद है, और पृष्ठ संख्या आप देखना चाहे तो पृष्ठ संख्या 123 वहां ये मिल जाएगा। आगे देखिए, सोहत लोहा परसी पारस जुबी सारा बारिन। भगवत गीत की इन पंक्तियों में 12 बानी यानी सोने की तरह खरा उतरने वाला, एकदम सूर्य, स्वर्ण है तो सोना या सूर्य, तो 12 वर्ष नहीं है, बार बार ये सब गलत है। सूर्य की तरह चमकने वाला खरा, सूर्य की तरह चमकने वाला खरा। 86वां देखते हैं साथियों। मारो ओलिकिया घर आ जाइए। ओलिकिया, ये प्रश्न भी टेस्ट सीरीज में आया हुआ है। प्रियसी प्रवासी प्रियतम के लिए पहला है साथियों। और अगर पद देखना चाहिए तो पद है 81वां। मूल पुस्तक में देखिएगा शंभू सिंह मनोहर की मीरा पदावली। और अगर पृष्ठ संख्या देखना चाहे तो पृष्ठ संख्या है 189। तो प्रिय प्रवासी प्रियतम के लिए आगे देखिएगा। हम तो दुही भांति फल खायो, जो ब्रजनाथ मिले तो निके नात्रु जग जास गायो। कहे गोपाल गोकुल की सब वर्णन लघुलाती, वे कमल कमला स्वामी रंग कृपाती, निगम ध्यान मुनि के न गोचर। इसका एक बार सीधा देख लेते। गोपियों की स्वाभाविक तर्क पद्धति, स्वाभाविक रूप से बोलते हैं, किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं। मुक्ति को कृष्ण की दासी माना। आप देखो, कहो ध्यो मुक्ति कौन देश की दासी, कौन देश की दासी है मुक्ति, अर्थात दासी किसकी है, कृष्ण की दासी है। सही है, मुक्ति किसकी दासी है, कृष्ण की दासी है। मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था का संकेत इसमें दिया गया है, दिया गया। देखो, हम तो घोष के निवासी है, आप ऊंचे हो, जो कथा हमें क्या चलेगी, ऐसा सब लेकर। कृष्ण से भेंट न होने पर गोपियों को अपयश की प्राप्ति होगी। देखिए, हम तो दुही भांति फल खाए, हमें तो दोनों प्रकार का फल मिलेगा। अगर ब्रजनाथ मिल जाए तो सबसे अच्छा, नहीं मिले तो जग में जस होगा। कि गोपियां कितनी जोरदार थी, जो प्रेमाशक्त थी, कृष्ण के प्रेम में प्रेम तल्लीन रहती थी। तो स्पष्ट है, अगर कृष्ण से नहीं मिले तो भी जग में यश होगा। तो ये विकल्प स्वतः ही अलग निकल रहा है साथियों, सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वतः ही कृष्ण की, कौन देश की दासी है, अरे भाई वो कृष्ण की ही दासी है। तो स्पष्ट रूप से होगा अपयश की प्राप्ति, बैठ न होने पर अपयश नहीं मिलेगा, नहीं होगा तो यश गुंजायमान होगा कि ऐसी गोपियां थी जिन्होंने प्रेम है वो प्रेम किया था। आगे देखिएगा। तेरो बुरो न को न माने, रस बात मधुप निरस सुन रसिक होत रस जाने, दादुर मोर कमल ने जन्म रस पहचाने। कायर बके लोहते बाजे लहे सूर बखाने। कायर की चुप्पी, अब कायर तो बकरा है ना, चुप्पी कहाँ हो गई। लोहा निर्मित शस्त्र देखकर भागने, कायर बकरा है पर लोहे का शस्त्र देखकर भाग जाता है, ये अलग निकल रहा है। मेंढक और भ्रमर का चित्रण इसमें है। दादुर आ गया और अली का आ ही गया साथियों। ठीक है, अरसिक उद्धव, उद्धव दादुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। वक्रोक्ति अलंकार ही सही, टेढ़ी बात कही गई है। तो इसमें कायर की चुप्पी और कायर चुप्पी नहीं, बघरा कायर। तो आगे देखिएगा। सूरज जरत हिमांचल तापो, जायसी किस पंक्ति में। सूरज तपता हुआ कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है साथियों हिमाचल में। तो ये है साथियों बैसाख की उक्ति, साथियों बैसाख महीने की। ऐसा लग सकता है जैसे गर्मी जेठ में ज्यादा पड़ती है, तो वहां हो, पर ऐसा नहीं है। अगर आप पद देखना चाहो तो 14वां पद है जायसी ग्रंथावली के अंदर, आप देखिएगा 14वें पद में मिल जाएगी। वह बैसाख तपनी अति लागी, चौ चीर चंदन भा भागी, सूरज तपे हिमांचल ताको। तो ये पंक्तियां बैसाख माह की। आगे देखिएगा। विरह सचान भयो दंडवत, जीत खाए मोहि न छुड़ा। तो इस पंक्ति में विरह को माना है सचान यानी बाज, विरह को क्या माना गया है, बाज माना गया। और इसमें पद संख्या कौन सा है, 10 में आप देख सकते हैं जायसी ग्रंथावली के अंदर। आगे नागवती वियोग खंड में कौन सा वर्णन, 12 मासा का, नक्षत्रों का, दीपावली का। नक्षिक का वर्णन नहीं होता है, वहां तो प्रेमी प्रेम निकट होते हैं तब नक्षिक का चित्रण होता है। तो इसमें नक्षिक का चित्रण है, वर्णन नहीं मिलता है। ये तन छारे ते के कहीं पवन उड़ाओ, मकू ते ही मार्ग उड़ी करे, कंत घेरे जहां। जहां पर मेरे कंत स्वामी आए उस राह पर मैं अपने शरीर की राह को बिछा दूंगी। तो ये जो चित्रण है साथियों, ये है फाल्गुन माह का। ये कौन से माह का है, ये तन छारी के पवन उड़ाए। और पद संख्या है 12वीं, पद कौन सा है, 12वां है।
फागुन महीने का चित्रण है। तुम सुफल सुत के लिए अपन जानते हैं, अक्रूर के लिए शब्द प्रयोग है प्रयुक्त, वह इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। मशक की पांसुरी सीधा सा है, कवितावली से लिया गया, मच्छर की पसलियां, मशक की पांसुरी मच्छर की पसलियां। आगे देखिए, जीविका विहीन सिद्धिमान सोच बस, सिद्धिमान मूल कवितावली आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट आ रखा है, दुखी और शोक के वशभूत होकर, दुखी और शोक के वश में होकर, स्पष्ट रूप से ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जाने के जोरू करो परिणाम तुम्हें पचिते हो, मैं भी बीते हो, ब्राह्मण जो उगल्यो उगरारी त्यों ही तिहारे ही न हिते हो। तुम्हें से संकेतित है, तुम्हें से संकेतित, तुलसीदास ब्राह्मण है, गरुड़ है, कलिकाल के लिए। जाने के जोरू करो, तुम जान के भी जोर जबरदस्ती करते हो, परिणाम तुम्हें पछो, बाद में परिणाम में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। पे भी न पीते हो, फिर भी तुम नहीं भयभीत हो रहे, ब्राह्मण जो उगले उर्गारी, उर्गारी ने जैसे ब्राह्मण को खाया और वापस उगल दिया, वैसे के वैसे ही त्यों ही तिहारे ही नहीं थे, इसी प्रकार तुम भी अपना हित नहीं हो पाएगा। तो ये किसको संबंधित है? कलिकाल को। आगे देखिएगा, पे विचरण दूसरा है, दुख हर्षु जात प्योसार शब्द है साथियों, इसमें प्योसार शब्द है। तो प्योसार क्या होता है? नेहर होता है, पीहर के लिए प्रयुक्त हुआ है। आप चाहे तो 15वां बिहारी जो रत्नाकर, उसका 15वां छंद देखिएगा। जवती जौन में मिल गई, जौवन अर्थात चांदनी में मिल गई, जौन यानी यौवन, अली सखी, सौंदर्य सुगंध, लखन लक्षित, यौवन की जगह क्या होगी? चांदनी में मिल गई, जो चांदनी में मिल गई, ध्यान दीजिएगा। सनी कैदल चक 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 चक, चक्का पूछा गया, चक्का से मछली है। सीधे सीधे प्रश्न है, ज्यादा कोई कठिनता इसमें नहीं है। तो विकल्प एक है, वो विकल्प एक सही हो जाएगा, मछली। कोई समझने होगा विषय होगा तो मैं रुक जाऊंगा साथियों। कले काल विचारो अचारो हारो, नहीं सूझे कछु धम दूसर को, पंक्ति में धम दूसर, कले काल विचारो अचारो हरो, जैसे कले काल ने सभी प्रकार का आचार हर लिया है, कुछ भी नहीं सूझ रहा है। तो साथियों, धम दूसर है, कटाक्ष अंधकार बुद्धिहीन श्यामवर्णी मेघ, तो यहाँ सीधा सीधा बुद्धिहीन, आप मूल पढ़ेंगे तो आपको ध्यान पड़ जाएगा, बुद्धिहीन का प्रयोग वहां पर हुआ है। तो साथियों, स्पष्ट रूप से वहां बुद्धिहीन का उल्लेख करा, धुएं के रंग वाला कलियुग ऐसा जान पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। आप स्पष्ट रूप से इसमें देखो, निहितार्थ बुद्धिहीन के लिए प्रयुक्त हुआ है। आप कवितावली मूल से देख लीजिएगा, नहीं तो मैंने विद्यार्थियों को तो उपलब्ध कराई रखी है जो जुड़े हुए हैं, बाकी अन्य भी मिले, देख लीजिएगा, मूल में आपको अच्छे से मिल जाएगा, बुद्धिहीन है। जल के अति सुंदर आनंद गोर, झके राजन कानन निजवे, हंसी बोलन में छकी उसे वर्षा ऊपर जाती हुए, लकलोल कपोल कलोल कली कलकंठ बनी जल ज्वाली दे, अंग तरंग उठी दूती के परही बनो अवे करे चुए। घनानंद के इस छंद में प्रसंग से लिया गया। ये प्रश्न टेस्ट सीरीज में मैंने ऐसे कैसे दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे कैसे। रूप छटा का वर्णन है, अंग दीप्ति का वर्णन ये दे रखा, मुख नेत्र वाणी के साथ लट और मुक्ता माला का वर्णन देख लीजिएगा है। रूप वर्णन में कवि का अंतर पक्ष, भीतर का पक्ष प्रधान है, भीतर से तो वर्णन करा, बाहर से तो करने से रहा, अंदर की जो संवेदनाएं है वो बाहर व्यक्त हो रही। विषय पक्ष प्रमुख है, न कि विषय पक्ष। साथ ही इसमें विषयी पक्ष महत्वपूर्ण, विषयी पक्ष महत्वपूर्ण है, यानी कार्य किससे है? सारा काम नायिका से है, सुजान है, महत्वपूर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, विषय पक्ष प्रमुख नहीं, यहां न आएगा, ये है महत्वपूर्ण। तो ये विकल्प 4 निकल जाएगा। आप चाहो तो मूल घनानंद कवित्व है, उसका जो दूसरा पद है उसको देख लीजिएगा, मूल घनानंद कवित्व है उसको पढ़िएगा, दूसरे में आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। इसमें विषय पक्ष प्रधान है, इसमें विषय पक्ष प्रमुख नहीं है, विषय ही ज्यादा महत्वपूर्ण, विषय अर्थात सुजान यहाँ पर महत्वपूर्ण। तो विकल्प संख्या 4 कीजिएगा आप। इसमें मूल देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, सालती नटसाल से क्यों निकसती नहीं, खूबी का कामदेव की भाले की नोक सही है, नटसाल की बातें निरंतर पीड़ादायक सही, उपमा यमक अलंकार है, गले में पड़ जाने से आभूषण गले का नहीं है। साथियों, कान के संदर्भ में हम मूल बिहारी रत्नाकर आप देखिएगा, उसमें कान का उल्लेख स्पष्ट है। आगे देखिएगा, घनानंद की रचना विश्व में मूलतः विरोध शब्द साधना नहीं, हिंदी के अन्य मध्यकालीन स्वच्छंद कवियों की विरोध वृत्ति न होकर पात्विक है। घनानंद की रचना का ये रचना सार्वत्रिक है। ये कथन किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आप चाहो तो मूल घनानंद कवित्व है, मूल घनानंद कवित्व है, उस घनानंद कवित्व प्रश्न संख्या 16 पर आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 16 पर ये जो तथ्य है उस स्पष्ट रूप से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये कथन। आगे देखिएगा,
मैं क्या दुखी यानी कुबानी परे, इसमें कुबानी शब्द कुटेव यानी बुरी आदत, मेरी एक बुरी आदत लग गई है। और कौन सा 10वां छंद देखिएगा, 10वां पद है, वहां पर स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा, बुरी आदत पड़ गई ज्ञानानंद कवित्त से। तो जल्दी कर रहे हैं, काफी वीडियो बड़ा हो रहा साथियों। पहचाने हरि कौन मौसो पहचान के त्यो पुकार मति मोहन कान कृपा कान मदि नैन जो, छंद से संबंधित है साथियों। ये प्रश्न मूल ज्ञानानंद कवित्त से ऐसे कैसे उठाए गए हैं। भक्त की पुकार भगवान से सही है, वेदना की चरमा अवस्था है, ठीक है, और जगत की दृष्टि में दोष है, जगत देख नहीं पा रहा, उसमें दोष है, संदर्भित है। इससे क्या संदर्भ स्पष्ट होता है, संदर्भ अर्थात प्रसंग पूछा गया। कानों के मध्य कृपा दृष्टि के नेत्र, देखिएगा इसमें करे पहचाने हरि कौन मोसे अपहचान, कि हे हरि मेरे जैसे अपहचान को कौन पहचान सकता, आप ही पहचान सकते हैं। क्यों पुकार मदि मौन, कि मेरी पुकार मौन है, मेरी पुकार मौन है, इसको कौन समझ सकते हैं। कृपा कान मदि नैन जो, आपके जो नेत्र है उसमें कृपा रूपी कान लगे हुए, आपके जो नेत्र है उसमें कृपा रूपी कान लगे हुए, यानी नेत्रों के वहां कृपा रूपी कान लगे हुए। तो ध्यान दीजिए, कानों के मध्य कृपा दृष्टि के नेत्र, कानों के मध्य कृपा दृष्टि, कानों कृपा दृष्टि के नेत्र, नेत्रों से कृपा दृष्टि नहीं हो रही है, जो कृपा दृष्टि किससे हो रही, कानों से हो रही। तो नेत्रों आपके नेत्रों में कृपा रूपी जो कान लगे हुए हैं, आपके नेत्रों से कृपा रूपी कान लगे हुए हैं। एक बार मूल ज्ञानानंद कवित्त है, उसका एक बार संदर्भ में देख के आपको बता देता हूं। इसमें यही होगा साथियों, इसमें जो ज्ञानानंद कवित्त का 12वां छंद है, आप 12वां मूल से देखिएगा, आप 2-3 बार पढ़ेंगे थोड़ा समझ में आ जाएगा। संदर्भ देखिएगा पहले। नेत्रों में कृपा रूपी कान लगे, स्पष्ट रूप से कृपा कान का आशय क्या देखा, नेत्रों में कृपा रूपी कान लगे, देखिएगा नेत्रों में कृपा रूपी कान लगे। अब कहां लगे, नेत्रों के मध्य कृपा दृष्टि के नेत्र, कृपा दृष्टि के नेत्र नहीं, कृपा रूपी तो कान लगे। फिर आगे इसको स्पष्ट करते हैं, आपके नेत्रों में कृपा के कान लगे, आपके नेत्रों में कृपा के कान लगे, तो ये अलग निकल रहा, ठीक है। भक्त की पुकार भगवान से, ये स्पष्ट है, संदर्भ में दे रखा भक्त की भगवान से पुकार है, ठीक है। संसार के व्यक्तियों से अपरिचित होने के कारण भगवान ही भक्त को पहचानते, संसार वाले नहीं पहचान रहे हैं, केवल कौन पहचान रहे, भगवान। ठीक, आगे देखिएगा, आप जिससे आप चुपचाप रहने पर भी मेरे कानों से मेरी पुकार सुन जाते हैं, आपके नेत्रों में कान मात्र नहीं लगे हैं, आप केवल पुकार सुन लेते हैं। इतना ही नहीं, वेदना की पुकार सुनने पर दूर के लिए कृपा भी करते हैं। जगत में पहले तो कोई नहीं पहचानता, सुनता ही नहीं, सुनने की शक्ति नहीं है। देख लो, जगत में कोई नहीं पहचानता, जगत की दृष्टि में ही दोष है, जगत की दृष्टि में अपने आप में एक दोष का भाव दिखाई दे रहा है, सुनता ही नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो कानों के मध्य कृपा दृष्टि, जगत की दृष्टि में अपने आप में एक दोष का आशय यहाँ पर देखो, जगत में पहले कोई नहीं पहचानता, सुनता नहीं है, सुनने की शक्ति भी नहीं है। तो इसमें स्पष्ट रूप से देखो साथियों कि आपके नेत्रों में कृपा के कान लगे हो, नेत्रों में कृपा के कान लगे हो, कानों के मध्य कृपा दृष्टि के नेत्र। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से साथियों पहला जो विकल्प है वो दिखाई देता है। तो साथियों एक अगर इसका और अगर उत्तर निकाले अपन, देखो कृपा कान, यानी जो कृपा का जो रूपक है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये कान के लिए प्रयुक्त हुआ। तो कानों के मध्य कृपा दृष्टि के नेत्र, तो कृपा शब्द तो नेत्रों के लिए तो हुआ नहीं है, किसके लिए हुआ, देखिएगा वापस मैं बोलता हूं एक बार, कृपा के कान सुन लेते हैं जो आपके नेत्रों में लगे हुए। देखो, कृपा के कान लगे जो आपके नेत्रों में लगे हुए। अब यहाँ क्या है, कानों के मध्य कृपा दृष्टि के नेत्र, जबकि नेत्रों में कान लगे हुए, कानों में नेत्र नहीं लगे हुए। तो ये एक मेरे को लग रहा है कि इसका, कि मेरे मौन में ही पुकार छुपी, मौन चेष्टा व्यक्त होने के कारण आपकी कृपा के कान सुन लेते, आपके नेत्रों में लगे, नेत्रों में कान लगे हुए हैं। तो कानों के मध्य नेत्र नहीं है, नेत्रों में कान लगे हुए हैं। और कृपा दृष्टि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, एक और देखते हैं अपन, मुझे संसार में पहचान नहीं सकता, नहीं, जगत की दृष्टि में ही दोष है, कोई पहचान नहीं सकता, कौन पहचान रहा, भगवान। तो मेरे दृष्टिकोण में साथियों ये विकल्प है वो मुझे सही नजर आ रहा है। एक बार आप इसको और देख लीजिएगा। और हालांकि मैंने इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है, और स्पष्ट रूप से इसमें कृपा शब्द का प्रयोग है वो नेत्र के लिए नहीं होकर कानों के लिए प्रयुक्त हुआ। जगत में कोई पहचान नहीं रहा, कहीं ना कहीं जगत की दृष्टि है उसमें भी दोष थे। अब दोष को आप शरीर से मत जोड़िएगा, वेदना की चरमावस्था है ही सही अपने आप में, भक्त की पुकार है वो भगवान से हो ही रही है।
आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। और कोई नवीन तथ्य प्राप्त हुआ बता सकते हैं? मैंने अपना दृष्टिकोण रख दिया है। कर रही लीला में आनंद महाचिति इस जगत में संसार के संबंध में निम्नलिखित से पृथ्वी का दर्शन है। महाचिति विराट चेतना है, विराट चेतना विश्व का सुंदर विकास और सही है। मनु की पंक्तियां नहीं है, इस श्रद्धा की पंक्तियां साथियों। इसका मैं जिक्र भी कर देता हूँ कहाँ से ये है। ये साथियों कामायनी एक विवेचना अशोका प्रकाशन की पुस्तक है, तो पृष्ठ संख्या 214, अथवा ये श्रद्धा सर्ग है। इस श्रद्धा सर्ग है साथियों, इस श्रद्धा सर्ग के अंदर 36वां सर्ग है, 36वां छंद है, वहां पर आप देख सकते हैं। चौथा विकल्प होगा इसमें। मधुर मारुतीय उच्छ्वास, मधुर मारुतीय उच्छ्वास है ये कथन। कामायनी में ये पंक्ति किसको द्वारा कही गई है? तो ये पंक्ति कही गई है मनु के द्वारा। और किसके लिए कही गई है? किसके लिए होता तो श्रद्धा हो जाती, किसके द्वारा है तो यहाँ पर मनु हो जाएगा। और श्रद्धा सर्ग के अंदर ये 42वां है। देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। कलना का अर्थ होता चमक, और यहाँ पर चमक यानी आभा। और ये है चिंता सर्ग के अंदर, आप ढूंढना चाहें तो 25वां है। आगे देखिएगा, आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दो, सीधा सीधा है, जामवंत है। जो दृढ़ आराधन से उत्तर देते हैं जामवंत जी है। आगे देखिएगा, मधुर विश्रांत एकांत व रहस्य जगत का सुलझा हुआ एक करुणामय सुंदर मौन चंचल मन का आलस्य। इन पंक्तियों का अंतर्गत कवि ने सुलझा हुआ रहस्य कहकर अपरिचित मनु के किंचित परिचित होने का संकेत किया। सही है। करुणामय सुंदर मौन द्वारा मनु के मुख पर छाई हुई आशा, मनु के मुख पर तो बेचारे के दुख निराशा है। ये आशा नहीं, निराशा होनी चाहिए थी। चंचल मन का आलस्य मनु की अकर्मण्यता का द्योतक है। इस पद में निरंग रूपक और विरोधाभास है। आप चाहे तो दुर्गा शंकर जी की जो टीका उसमें भी देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से उल्लेख है। बाकी ये विकल्प 2 है, वो विकल्प 2 अलग नजर आ रहा है, इसको आप कर लीजिएगा। और जो श्रद्धा सर्ग है, उस श्रद्धा सर्ग का साथियों दूसरा ही छंद है शायद। श्रद्धा सर्ग का दूसरा लिखा हुआ है, देख लीजिएगा एक बार, आशा नहीं होगा। अयुत लक्ष्य रहा दुराकान निराला रचित। अयुत का मतलब होता है 10,000 लाखों, तो 10,000 लाखों सीधा सीधा अर्थ निकल जाएगा 10,000 लाखों, सीधा सही, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। 10,000 निसंदेह अंधेरे में सामान्य स्वप्न कथा नहीं बल्कि दुष्पत्न का कथा का लोग हर चीज प्राय कुछ विकृत कुछ अन्यथा रूप दृष्टि को सत्यती है। ये कथन किसका है? ये नामवर सिंह जी का है साथियों। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान है, उसमें ये उल्लेख है कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। और इसकी जो पृष्ठ संख्या मैं बता देता हूँ, पृष्ठ संख्या है 219 पर, आप देख सकते हैं 219 पर स्पष्ट रूप से ये जो कथन है वो नामवर सिंह जी का कहा गया, आप वहां से देख सकते हैं। 10,000 हो गया। आगे देखिएगा, है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदी विशाल मधुर भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती है मसाल। इन पंक्तियों से संकेतित नहीं है, संकेतित, ध्यान दीजिए, संकेतित नहीं है, अर्थात अपने अभिधेय पर दिमाग नहीं लगाना और व्यंजना पर देना। जीवन की बाधा और विघ्नों के विरुद्ध अपराजय मानव मन का संघर्ष दिखाया गया है। दुर्दमनीय विदेशी शासन के बढ़ते हुए प्रभाव, अन्याय और आतंक के प्रति प्रबुद्ध राष्ट्रीय चेतना का संघर्ष चित्रित है, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप भी हमें राम की शक्ति पूजा में दिखाई देता है। प्रकृति प्राण की भौतिक शक्ति के विरुद्ध मानव आत्मा की चिन्मय शक्ति का संघर्ष दिखाया गया है। अपने युग की विषम परिस्थितियों से हताश कवि का स्वयं से संघर्ष और पराजय का भय दिखाया गया। अब देखो, निराला की जो वेदना है उसका चित्रण हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो जो हताश है उसकी चेतना का चित्रण है, स्वयं से संघर्ष कर रहे हैं उसकी वेदना का चित्रण है। पराजय का भय भी होता है, राम को खुद को भय था पराजय क्यों हो रहे हैं। तो कुल मिला ये भी मुझे संगत दिखाई देता, मुझे लग रहा है कि ये जो विकल्प है उसमें ये प्रकृति का चित्रण और ये प्रकृति दोनों का ही समन्वय यहाँ दिखाई दे रहा है। जो संकेतित है ये भी हो रहा है, ये भी संकेतित है, क्योंकि इसमें जीवन बाधा मानवता को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विदेशी शासन से बढ़ते आतंक को वो भी हमें प्रेरणा देते हैं। अपने युग की विषम परिस्थितियों के संदर्भ में भी चित्रण यहाँ मिलता है। ये जो प्रकृति का चित्रण है ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है साथियों। मेरे दृष्टिकोण में मैंने इस पर काफी विमर्श करके ये निष्कर्ष निकाला है भौतिक शक्ति के विरोध में, क्योंकि भौतिक चिंतन हो रहा है, अंधेरा छा रहा है, दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है, अम्बुदी है विशाल राक्षस की तरह हो चुकी है। तो ये जो चिंतन है वो संकेतित नहीं होकर ये अभिधेय रूप में हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि राम है और राम केवल प्रकृति से संहार नहीं कर रहे हैं, वो केवल प्रकृति के अंधकार से नहीं लड़ रहे हैं, प्रकृति
कि पवन और विशाल समुद्र से नहीं लड़ रहे हैं, वो सांकेतिक रूप से किससे लड़ रहे हैं, वो रावण से लड़ रहे हैं। तो रावण यहाँ पर कौन है, जीवन की बाधा है, रावण यहाँ पर विदेशी शासन है, रावण यहाँ हृदय की वेदना है। तो मेरे हिसाब से ये अलग निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 113 है, दुखों के दागों के तगमों सा पहना, अपने ख्यालों में दिन रात रहना। तो यहाँ पर आत्मभर्सना का उल्लेख है, यहाँ पर अंधेरे में कविता में दिखाई दे रहा आत्मभर्सना। आत्मभर्सना। आगे देखिए, गोदानोपनिषद नव युग की साक्षात प्रतिमा किसको कहा गया, मालती को कहा गया। सीधा सीधा कथन है, मालती को कहा गया। आगे देखिएगा, अंधेरे में कविता में काव्य नायक के अतिरिक्त एक चरित्र और कौन है जिसका वर्णन कविता की शुरुआत में होता है। साथियों, इस प्रश्न ने भी काफी दिमाग खराब किया है। जब मैंने शुरुआत में देखा तो वहां पर पहले दूसरे छंद के अंदर ही कौन मनु ऐसा करके उल्लेख आता, कौन है मनु ऐसा प्रश्न पूछता, दिमाग में आया कहीं मनु उत्तर नहीं होगा, कौन मनु। पर इसका जो उत्तर है वो रक्ता लोकनाथ पुरुष ही है, क्योंकि वो प्रश्न पूछ के रुक जाता है, कौन मनु, क्या मनु है क्या, फिर आगे फिर वर्णन चलता है और फिर आता है कि हाँ वो तो रक्ता लोकनाथ पुरुष है। रक्ता लोकनाथ पुरुष क्या है, वहां पपड़ियां टूट रही है, वहां रंग उड़ रहे हैं, अंधेरा छाया हुआ, कहीं ना कहीं जो मार्क्सवादी चेतना उसके पर्याय रूप में चित्रित है। तो रक्ता लोक खुद की परम अभिव्यक्ति है, खुद की परम अभिव्यक्ति है। तो ये क्या है, रक्ता लोकनाथ पुरुष। तो ये होगा कौन मनु। तो प्रश्न बोल के छोड़ देता है, वहां वर्णन तो नहीं रहा कौन मनु है क्या, वो अनुमान लगाते हैं केवल, और वो स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता है कि मनु है क्या। वो पुस्तक में भी आप देखेंगे, एक बार अंधेरे में जो साहित्य सरोवर से पुस्तक आती है उसमें मैंने विशेष में पढ़ा भी था, उसमें दृष्टिकोण में 2-3 बार देखने के बाद मुझे लगा कि ये होना चाहिए, मनु नहीं होगा। मनु का भी जिक्र है, हालांकि बहुत सारे साथियों को ध्यान नहीं होगा मनु भी आ रहा है, पर दूसरे पद में देखिएगा मनु का जिक्र आता है। माँ बाप से खींचे हुए रहना कोई अच्छी बात नहीं है, अब हमारे हाथ पांव है, ये गोबर का कथन है साथियों। बार बार इसीलिए देख रहा हूं ताकि कोई त्रुटि नहीं हो। ये गोबर का कथन आप देख सकते हैं। हमें 4 बात कहे गम खाना चाहिए, गोबर का कथन है। आगे देखिएगा, वह तो सो गया साहब अपनी सारी बेचैनी मुझे दे गया, महाभोज में वह और मुझे विशेष और बिंदा के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिएगा, मैं तो जिसकी हो जाऊंगी, जिसकी जन्म भर के लिए जाऊंगी, सुख दुख में संपत्ति विपत्ति में सब में साथ में रहूंगी। ये कथन किसका किससे है, तो झुनिया का गोबर से है साथियों। झुनिया का किससे है, गोबर से है, झुनिया का गोबर से है। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं, टेस्ट सीरीज में प्रश्न मैंने दिया हुआ है, बिंदा और सक्सेना के मध्य का ये कथन है। आगे देखिएगा, आधे अधूरे नाटक में कौन सा कथन सही है, इसके चरित्र मध्यम वर्ग के सामान्य व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी, अतृप्त, असंतुष्ट और कुटिल सही है। सभी पात्र रिश्तों में एक दूसरे से कटे बंधे और संतत तनावग्रस्त है। आ रहा हूं बेटा, नीचे चलो। सावित्री स्पष्ट एक आयामी चरित्र है, नाटक के 5 पुरुष एक ही व्यक्ति के विविध रूप या पहलू है। तो सावित्री स्पष्ट एक आयामी, तो थोड़ा सा बाहर से आवाज आई थी इसलिए बोला था मैं बीच में। तो एक आयामी चरित्र है, ये असंगत कथन है कि बहुआयामी चरित्र है, उसका जो चरित्र है वो किस रूप में बहुआयामी है, अलग अलग प्रकार से उसके चित्त में स्थिरता नहीं रहती है, तो बहुआयामी। एक जो विद्यार्थियों ने ये भ्रम उत्पन्न किया था कि इसमें 5 पुरुष तो है ही नहीं, 4 पुरुष है, तो आप एक बार मूल जो आधे अधूरे जो नाटक है उसकी एक बार प्रस्तावना पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है। देखो प्रस्तावना है, उसमें प्रमुख अभिनेता 5 भूमिकाएं करती है, एक ऊपरी वस्त्र बदलता है, केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलता है, और फिर बाद में काले सूट वाला महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा। तो ये 5 जो है वो 5 जो क्या करते हैं, कोड बदलते हैं, यानी 5 का उल्लेख हो रखा स्पष्ट रूप से। तो आप मान के चलिए ये विकल्प सही है, एक आयामी नहीं, इसमें बहुआयामी है इसका। आधे अधूरे की आप प्रस्तावना पढ़ सकते हैं मूल रूप में अगर आपके पास हो तो। 121 में 3, 124 में हमारी पीढ़ी ने तो केवल त्याग करना जाना है, आकांक्षा अपेक्षा कुछ नहीं रखी। ये अप्पा साहब का कथन आप देख लीजिएगा, ये अप्पा साहब का कथन है। अप्पा साहब जो वरिष्ठ जो पार्टी के कार्यकर्ता है, अधिकारी रहे हैं, संगठन में अधिकारी रहे हैं, उनका कथन है। 122 में अप्पा साहब आ गया साथियों। 123 पर मेरी नजर में वो आदमी हर जैसा एक आदमी, सिर्फ इतना ही कमी उसमें। आधे अधूरे नाटक में ये कथन किसके द्वारा कहा गया, उस अधूरे नाटक में ये कथन किसके संदर्भ में कहा गया, तो महेंद्र नाथ के संदर्भ में कहा गया साथियों, ध्यान दीजिएगा, महेंद्र नाथ के संदर्भ। आगे बढ़े, श्रद्धा और भक्ति निबंध के आधार पर, तो इसमें सीधा मैं बता देता हूँ, श्रद्धा के व्यापार स्थल में विस्तार कम, विस्तार अधिक है, और घनत्व तो प्रेम में अधिक होता है। तो ये विकल्प स्वतः ही अलग निकल रहा है। आगे स्थायी निदान, अनासक्ति और स्व के प्रति तटस्थता, यह स्थायी निदान है। अब इसमें क्या लिखा हुआ देखो, शांत सौंदर्य बोध,
अवसरजात निदान है। शांत सौंदर्य बोध अवसरजात निदान है, और स्थायी निदान है अनासक्ति या स्व के प्रति तटस्थता। आप एक बार मूल गंध मादन पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से बहुत बारीकी से आप देखेंगे, प्रश्न काफी गलत होंगे साथियों, बहुत सारे जल्दबाजी के अंदर इसको गलत करेंगे। स्पष्ट रूप से मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। मेरे हिसाब से जागरूक विद्यार्थी ने एक बार देख ही लिया होगा इसको। 40 इसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ साथियों। सौंदर्य देखो, निर्वासन एक स्थिति में आत्मसंयम और कुंठा से राम की रक्षा में इसके स्वभाव में एक दूसरा अधिक है, जिसका मतलब सौंदर्य बोध से अधिक है। सौंदर्य बोध अवसर जात निदान, अब इसमें पूछा गया अवसर जात निदान, स्थायी निदान नहीं है। स्पष्ट रह कह रहा स्थायी निदान नहीं, स्थायी निदान तो अनासक्ति या स्व के प्रति तटस्थता, अनासक्ति या स्व के प्रति तटस्थता। तो आप एक बार मूल देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। शांत सौंदर्य बोध इसमें। आगे देखिएगा, लहरा सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि हड़ का कुत्ता आया था। अब लहरा सिंह ने किसको सुला दिया था? बोधा सिंह को। किसके कारण? लपटन के कारण। बोधा सिंह यहाँ आएगा, आप देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद विधि में नाखून क्यों बढ़ते हैं? सहजात होती है, जन्म के साथ में बढ़ती है, चाहे पलक हो, चाहे दांत हो, चाहे नाखून हो आदि, तो जन्मजात ही है साथी। विस्तार कहानी का केंद्रीय भाव है मधुलिका का स्वाभिमान, अरुण के प्रतिशोध की मधुलिका है उसका प्रेम द्वंद्व इसका मूल भाव है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कफन कहानी के संदर्भ में अर्थ दबाव से संबंधित कहानी, पति पत्नी और बाप बेटे के भावनात्मक संबंधों को कुचल दिया गया। कहानी समाज में प्रचलित नैतिकवादी धारणाओं का मजाक उड़ाती है, निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से भागती है। निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से भागती नहीं है। आप संदर्भ के रूप में 2020 इसमें मेरा चयन हुआ था, आज के 4-5 साल पहले जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें आप देख सकते हैं, उसमें भी ये विकल्प, ये प्रश्न विकल्प में दिया हुआ है, ये प्रश्न असंगत माना हुआ था, इसको आप अलग कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, एक और उद्दामता ओजस्विता है, दूसरी ओर चट्टानी व्यक्तित्व है। अब ये कथन रामनरेश मिश्र का किसके संदर्भ में है? डोडी, गदल, बुदिया, मधुलिका, एक दो तो हो नहीं सकते। मधुलिका का प्रश्न एक आ गया तो मेरे हिसाब से इसमें गदली है, गदली मान के चलिए, हालांकि इसका संदर्भ मिला नहीं है पर गदली है। आगे देखिएगा, थोड़ा सा देर और रखिए, समाप्ति की ओर। सुंदरी नदी नर्मदा का उत्तर तट की यात्रा, ये भी बड़ा गजब का प्रश्न बना दिया। यानी जो लेखक है वो अपनी यात्रा प्रारंभ करता है उत्तरी तट से। बड़े जोरदार प्रश्न। सुंदरी की नदी नर्मदा है, इसके 3 प्रश्न दिए, तीनों बहुत जटिल है। मुझे लगता है किसी के एक एक प्रश्न सही होगा, बाकी अधिकांश की गलत ही होंगे। इसमें तीनों ही प्रश्न गलत होंगे, 3 में 1 सही हो सकता है। कठिन प्रश्न दिए हैं। तो उत्तर तट से यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब उत्तर तट का उल्लेख में मैंने आज देखा था, काफी बड़ा था, कोई ज्यादा जिक्र मिला नहीं, हो सकता है मेरे नेत्रों से ओझल हो गया हो। एक जगह जरूर उसमें चित्रण मिलता है कि 27वें पृष्ठ पर अमरकंटक से डिंडोरी की यात्रा करते हैं, तब कहते हैं कि इतने देर तक हम उत्तर तट की यात्रा कर रहे थे, अब हम दक्षिण तट की ओर प्रवेश कर रहे हैं। यानी शुरुआत के अंदर जो क्या है साथियों, जो मंडला से छिनगांव है ये शुरू में आ जाता है ऊपर की तरफ। फिर जब अमरकंटक से डिंडोरी की यात्रा पर जाते हैं तब कहते हैं कि अब हम दक्षिणी तट की ओर यात्रा कर रहे हैं, इतने देर हम मतलब उत्तर तट की ओर। पृष्ठ संख्या 27 पर आप देखिएगा, वहां से एक अनुमान लगेगा। हो सकता है कहीं विस्तार में कहीं ऊपर नीचे और मिल जाए तो आप टिप्पणी करके बता सकते हैं। मंडला से छिनगांव पहले आ जाता है, शुरुआती 2-3 के अंदर आ जाता है, फिर आता है अमरकंटक से डिंडोरी। तब उसमें वो कहते हैं कि, एक बार पढ़ के भी बता देता हूं अगर कुछ समझ में। सौंदर्य की नदी नर्मदा, तो इसमें स्पष्ट करें कि अब हमने हमारी यात्रा का अमरकंटक से डिंडोरी के दौरान हमारी यात्रा का नया अध्याय प्रारंभ हो गया। अभी तक हम नर्मदा के उत्तर तट पर थे, यहां से हम दक्षिण तट पर आ गए। तो अब देखिएगा, इसमें मैंने इसीलिए उत्तर का उल्लेख किया, अमरकंटक से डिंडोरी पर वो आ गए हैं दक्षिण तट में। इससे पहले के केवल 3 ही है, जबलपुर से मंडला जो कि विकल्प नहीं है, मंडला से छिनगांव ये विकल्प में है, और छिनगांव से अमरकंटक नहीं है। तो मंडला से छिनगांव का उल्लेख तो ये विकल्प से बचता है, तो ये विकल्प हो जाएगा साथियों। 27 प्रश्न संख्या पर और देखिएगा, मोर जैसे पंख फैलाकर नाचता है, नर्मदा के यहाँ जलधाराएं फैला दी है, सुंदरी की नदी नर्मदा के अनुसार यहाँ संकेतित स्थल है। तो 133 का जो प्रश्न है साथियों, रामघाट है। रामघाट पर आप देख लीजिएगा, प्रश्न संख्या 39वें पेज पर देखिए, छिनगांव से जो अमरकंटक की यात्रा है, छिनगांव से जो अमरकंटक की यात्रा है, वहां पर ये तथ्य आया हुआ है। मैं भले फोटो डाल दूंगा समूह के अंदर, मेरा जो टेलीग्राम चैनल वहां से आप जुड़े हो तो वहां डाल दूंगा, चाहे अपने व्हाट्सएप चैनल है वहां पर देखिएगा, छिनगांव से अमरकंटक। तो वहां पर एक राम घाट है, वहां पर उल्लेख मिलता है, छिनगांव से अमरकंटक है, वहां पर पंख फैलाकर। बड़ी मुश्किल से ये तथ्य ढूंढ पाया था राम घाट के यहाँ पर।
133 में ही होगा। आगे देखिएगा, अपने अंक में मुझे 2 बार लिया इसलिए नाटक एकांकित नहीं रखकर द्विअंकी है। अमृतलाल बेगड़ इस पंक्ति द्वारा किस स्थान का उल्लेख कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें साटक स्थान पर उल्लेख कर रहे हैं। ये जो साटक है वो है इसका उल्लेख, और ये मिलेगा आपको ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर वहां देख लीजिएगा, ओंकारेश्वर से खलघाट, इसको पढ़ेंगे तब मिलेगा ये तथ्य। ओंकारेश्वर से खलघाट, मैंने इसकी स्पष्ट रूप से एक बार मैं बता भी देता हूं आपको। इसमें साफ लिखा हो, थोड़ी देर में हम साटक संगम पहुंचे। साटक एक छोटा झरना है और उसी में बाद में आएगा। साटक ने अपने अंक में मुझे 2 बार लिया, ये नाटक एकांकित न होकर द्विअंकी बन गया। एक ये है, ओंकारेश्वर से खलघाट के मध्य का यात्रा है ये। और इसी प्रकार छिनगांव से अमरकंटक के दौरान ये आता है। मोर जैसे पंख फैलाकर नाचता है, उसी तरह नर्मदा यहाँ अपने जलधाराएं फैला देती है। तो वहां पर रामघाट के पातों को देखकर यहाँ पर ये 2 तथ्य आपको दिखाई देंगे। तो साटक है, दोनों ही आप देख लीजिएगा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था धीरे धीरे बर्फ की तरफ। उसकी आंखों की जगह कमल की आंखों में साफ लिखा हुआ था, कमल को हटा के उसकी कर दिया इन्होंने। ये इस प्रकार का चलन भी परीक्षा में देखने को मिल रहा है, कमल कर दिया है। कमल है साथियों यहाँ पर, कमल ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। ब्रजभाषा के संदर्भ में कौन सा कथन है, विकास और सन्नी अपभ्रंश के मध्य रूप से हुआ। मथुरा आगरा में प्रचलित, दिल्ली मुरादाबाद में तो खड़ी बोली है, तो यह असंगत विकल्प है। भरतपुरी डांगी माथुरी इसकी उपबोलियां हैं। ब्रजभाषा है ये, इसकी बहुलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माथुरी है साथियों, ये थोड़ा त्रुटि है, तो ये विकल्प अलग निकल जाएगा। आगे देखिएगा, हिंदी की किस बोली में पंजाबी, बांगरू और ब्रजभाषा के तत्व है, तो पंजाबी सबके अपने खड़ी बोली में ये तत्व आपको मिल जाएंगे। हरियाणवी के मिलते हैं कि ये क्षेत्र मेरठ है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। गोंडा बहराइच है, ये अवधी के ही स्थान है। गोंडा और बहराइच अवधी के स्थान है साथियों। आगे देखिएगा, पश्चिमी हिंदी बोलियों का विकास, सीधा सीधा प्रश्न है, शोरसेनी अपभ्रंश है। आगे देखिएगा, डिंगल के विषय में भोलानाथ तिवारी, ये तथ्य मुझे मिल गया है। मारवाड़ी के भाषा में डिंगल का प्रयोग बांकीदास ने किया है, ये भी मिल गया। राज ओझा के अनुसार डिंगल को पिंगल के सादृश्य डिंगल कहा जाने लगा, ये तथ्य मुझे नहीं मिला। प्रभावशाली साहित्य रचना प्राय अभाव रहा, ये तथ्य ऐसा निकल रहा है जो अपने आप में अलग है। तो प्रभावशाली साहित्य की रचना प्राय अभाव रहा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी रचनाएं वो लिखी गई, अभाव तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो विकल्प 4 असंगत दिखाई देता है। आगे देखिएगा, तरावटी और 84 है, ये ढूंढाड़ी की रचना है साथियों, ढूंढाड़ी है, इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेवाती किसकी बोली है, तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान। टेस्ट सीरीज में काफी बारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़िएगा, भोजपुरी बोली के संदर्भ, भोजपुरी शोर से अभी सीधा सीधा दे दिया, ये तो मागधी अपभ्रंश से है, तो बिहारी से ही इसका उद्भव हुआ। तो भोजपुरी है, नागरी है, ये परिनिष्ठित रूप है। हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग है। साथ ये सारे प्रश्न डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से देख सकते हैं। ब्रज भाषा के संदर्भ में 7वें पृष्ठ पर है। और पंजाबी बांगरू शब्द का प्रयोग मिलता है, ये कहाँ है, इस शब्द, इसको आप हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग है उसमें 79वीं पृष्ठ संख्या पर देख सकते हैं। गोंडा बहराइच है, उसका नगेंद्र को 8वें पृष्ठ पर देख सकते हैं। पश्चिम हिंदी बोलियां नगेंद्र में 6ठे पृष्ठ पर देख सकते हैं। 140वें का मुझे मिला नहीं है। फिर तोरावटी, ये तो कह रहे भोजपुरी के संदर्भ में हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग की 99वें पृष्ठ पर देख सकते हैं। हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग के में देख सकते हैं। हिंदी भाषा के का विकास करना, वृद्धि करना इत्यादि है, ये 351 के संदर्भ में है। सीधा सीधा हरदेव बहारी की पुस्तक है हिंदी भाषा, उसमें आप 140वें पर देख सकते हैं। हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से लेख है, हिंदी भाषा 140वें पर देख लीजिएगा। उसके बाद में निम्न से संख्यावाचक शब्द भारत सरकार द्वारा मानक स्वीकृत है। 31 नहीं है साथियों, 31 ही है सीधा, 2 बार नहीं है। 32 साथियों ये सही है। 33 में 33 इस प्रकार होगा, 34 इस प्रकार होगा। यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो 32 है। इसको आप देख सकते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो हिंदी वतनी का जो मानकीकरण है उसकी पृष्ठ संख्या 35 पर देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 35 पर देखिएगा, 31, 33, 34 है, इसमें तय नहीं आएंगे, इसमें 32 में ही केवल तय आदत आता है। तो ये पृष्ठ संख्या 35 पर आप देख सकते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण वहां आपको
मिल जाएगा, 32 सही है। केंद्रीय निदेशालय द्वारा जारी संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसमें प्र नहीं है, बाकी ये सभी है। आगे देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 345 में की गई है। 343 में तो साथियों संघ की राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। 344 में 5 वर्ष तक राष्ट्रपति करेगा। 348 में न्यायालय की भाषा उसके संदर्भ में उल्लेख है, न्यायालय की जो भाषा है उसके बारे में उल्लेख। तो 345वां अनुच्छेद है वो निकलता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी देवनागरी लिपि मानकीकरण के संदर्भ में असंगत 11 स्वर है। चंद्र बिंदु में अनुनासिकता का अभिलक्षण से अनुस्वार हिंदी के अर्थभेदक नहीं। ये साथियों अर्थभेदक स्पष्ट रूप से उल्लेख आप देख सकते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 40 है, ये सही एकदम। तो विकल्प 3 है वो अलग निकल रहा है। आगे देखिएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा 2024 में जो प्रकाशित हुई उसके अनुसार पंचम वर्ण की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा? अनुस्वार है। इसमें अपन सामान्य दिमाग लगा के भी इसको सही है वो सही कर सकते हैं। अनुस्वार है साथ में। इसमें आप देखना चाहो तो पृष्ठ संख्या 28 पर देख सकते हैं, इसको सबका उल्लेख है साथियों। इसको देखना चाहो तो इस नवीनतम संस्करण अप्रैल 2024 वाले में देखना, पृष्ठ संख्या 9 पर इसमें उल्लेख है, उस उल्लेख मिल जाएगा। इसको देखना चाहो साथियों तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि है, तो 139वें है अपने, उसमें देख सकते हो हिंदी भाषा। अंतिम प्रश्न है साथियों, देवनागरी लिपि की विशेषता है वर्णमाला अक्षर प्रदान तो है, ध्वनि की भी प्रधानता है इसमें। ध्वनि के लिए एक शब्द है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। लिपि में आकार की दृष्टि सरल है। स्वरोगले मात्रा चिन्ह और अंकों के मूल लिपि चिन्ह भी इसमें पृथक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो अक्षर प्रदान है, ये अलग निकल रहा है। तो ये है साथियों आज का प्रश्न पत्र। हालांकि काफी प्रयास किया गया है प्रमाणिक बनाने के लिए, और प्रमाणिक बनाने के लिए इसमें बहुत सारे तथ्य भी आपको देने का प्रयास किया गया है। इससे भिन्न अगर तथ्य आपको मिलते हैं तो टीका टिप्पणी में अवश्य बताइएगा, ताकि विद्यार्थी कुछ ऐसे भूलवश अगर प्रश्नों में त्रुटि रही हो तो अपने विचार साझा करे। तो नीचे ही कमेंट्स बॉक्स में जो पिन जहां पर होता है वहां पर फिर प्रश्नों को दुरुस्त भी करवाया जा सकता है। बाकी प्रयास अधिक से अधिक किया गया है, आपके जो विचार और विषय वो सादर आमंत्रित है। रही बात है दूसरे प्रश्न पत्र की, उसकी उत्तर कुंजी कल तक जारी करने का पूरा प्रयास वो प्रयास रहेगा। और इसके प्रश्न पत्र की जटिलता इस संदर्भ में कल चर्चा करते हैं हम साथियों। आज लंबा काफी वीडियो हो चुका है। धन्यवाद, नमस्कार।